हिंदी राइटर्स गिल्ड खुले मंच खुले दिल से आप सभी का स्वागत करता है। और आज हमारे पास वैसे तो 20-21 लोग जो हैं वो रचना पढ़ने वाले जिन्होंने अपने नाम की सहमति हमें दी है, और देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं। पर हम कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और मैं सबसे पहले आदरणीय शैलजा जी को, जो इस हिंदी राइटर्स गिल्ड की संस्थापक निदेशिका हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी। जो लोग इतनी बरसात में ओलों को झेल कर मौसम के इस बदले हुए मिजाज में भी अपनी साहित्य के प्रेम को, संस्कृति के प्रेम को बचा करके यहाँ आए हैं, उन सभी का दिल से बहुत 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 स्वागत। जोर से ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब मौसम इतना ख़राब हो और अब तो सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, ऐसे में आप लोग अपना समय निकाल के यहाँ आएँ और खुला मंच पर अपनी कविता प्रस्तुत करें। इससे पता चलता है कि हिंदी का प्रेम, साहित्य का प्रेम आप सबके मन में कितना अधिक है, और साथ में मिलने का प्रेम, ये सब भी है कि हम लोगों का जो मिलना होता है मानसिक रूप से, वो हम सबको एक दूसरे को ऊर्जा देता है। और आज का मिलना इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज हमारा ये संयुक्त कार्यक्रम है। आप अभी पीछे देख रहे होंगे कि हिंदी राइटर्स गिल्ड का लोगो आता है और साथ ही विश्व रंग का लोगो आता है। विश्व रंग कार्यक्रम है मित्रों टैगोर विश्वविद्यालय का। ये टैगोर विश्वविद्यालय है भोपाल में, और भोपाल के टैगोर विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं संतोष चौबे जी, उनका इतना बड़ा विजन है, इतनी बड़ी सोच है, इतना बड़ा कार्यक्रम वो करते हैं कि पिछले कुछ सालों से वो विश्व रंग में, आप समझ ही सकते हैं विश्व रंग, उसके 3 दिन का बड़ा कार्यक्रम वो भोपाल में करते हैं और पूरी दुनिया के लोगों को बुलाते हैं। पूरी दुनिया के साहित्यकार आमंत्रित हैं। हम लोग जो नहीं जा पाते वो हम लोग यहाँ पे विश्व रंग बनाते हैं। तो हम लोग आज विश्व रंग के माध्यम से का भी कार्यक्रम कर रहे हैं, और उनके पास आज के कार्यक्रम की पूरी रिपोर्ट जाएगी जो कि उनकी स्मारिका में छपेगी। और ये स्मारिका 27, 28, 29 या 28, 29, 30 तारीख को वहाँ पर उसका लोकार्पण होगा। विश्व रंग ने पहले भी जब कोरोना चल रहा था तब भी ये कार्यक्रम किए थे, और तब भी हिंदी राइटर्स गिल्ड ने 10 सेशंस यानी कि करीबन हम लोगों के 12 या 13 घंटे का कार्यक्रम हम लोगों ने उनको तब तैयार करके दिया था, जो कि विश्व रंग कनाडा के नाम से उनकी वेबसाइट पर है, आज भी है। और उन्होंने अलग अलग देशों में ये विश्व रंग का कार्यक्रम किया। और इस कार्यक्रम में होता क्या है कि वे अनेक प्रकार के विषयों पर विचार करते हैं, नई पुस्तकों का लोकार्पण होता है, पुरस्कार दिए जाते हैं, नए प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा की जाती है। तो इस बार उन लोगों ने आदिवासियों को मुख्य केंद्र में रख करके इस बार का सम्मेलन वो लोग कर रहे हैं। हर बार एक अलग तरीके का विषय वो लोग लेते हैं, लेकिन साहित्य के साथ साथ वो अन्य कलाओं को भी बहुत सहयोग देते हैं। इसलिए मूर्ति कला, पेंटिंग्स, नृत्य, गायन, वादन सभी कुछ उस समय पे होता है। और जो लोग जा चुके हैं, अटेंड कर चुके हैं, उन्होंने बताया कि उनका इंतज़ाम भी बहुत अच्छा होता है। 15 दिन तक वो लोग एक पुस्तकालय, चल पुस्तकालय करके पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग स्कूलों में लेके जाते हैं। क्योंकि सम्मेलनों की सार्थकता क्या है, ये बात सोचने की होती है। अगर सम्मेलन जनसाधारण तक, हर विद्यार्थी तक, हर हिंदी से प्रेम करने वाले तक नहीं पहुंचते तो उनकी सार्थकता नहीं होती। जो लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी में लिखते पढ़ते हैं, वही लोग आपस में बैठ के बातचीत कर लें और वहीं पे दरवाज़ा बंद हो जाए तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए हिंदी राइटर्स गिल्ड का भी यही प्रयास रहा है कि जो भी पूरे विश्व में जो भी हिंदी के जान पहचान के, उससे प्रेम करने वाले लोग हैं, जानकार लोग हैं, वो लोग हिंदी से जुड़े। और इसके लिए पिछले 2 महीनों से 3 महीनों से दरअसल हमारा एक कार्यक्रम चलता है हिंदी घर।
मैं आपको ये जानकारी इसलिए दे रही हूँ कि आज हमारे बीच में बहुत से नए चेहरे भी हैं और उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे बीच भारत से पधारी उपन्यासकार, संस्मरणकार, कहानीकार लतिका बत्रा जी हैं, जिनका उपन्यास डियर कैंसर बहुत ही लोकप्रिय हुआ था और उनका दूसरा उपन्यास है तिलिस्म, वो भी नहीं सॉरी तिलांजलि, तिलिस्म दिव्या माथुर जी का है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर गई, तिलांजलि। और अभी तीसरा भी आ रहा है हाशिए के लोग, तो उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। वो कुछ दिनों तक यहाँ पर हैं। उनके पति का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ जो उनके साथ आए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। वीरेंद्र डोगरा जी दूसरी बार हमारे साथ में हैं। दिव्यम जी की बहन, क्योंकि मेरे हाथ में कोई फ़ोन नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ याद से बोल रही हूँ। मैं आप लोगों के अगर नाम अलग अलग से नहीं भी ले पा रही हूँ, वीरेंद्र डोगरा जी का और अपनी बिटिया का जो यहाँ पर है उपस्थित, उसका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हमारे जो मेंबर्स हैं उनमें आज सविता अग्रवाल जी और संजीव जी बहुत दिनों के बाद लौटे हैं, उनका हार्दिक स्वागत। हाँ, ललिता जी का हार्दिक स्वागत। पीछे जो दो लोग आए हैं अभी उनका नाम मैं नहीं जानती हूँ, प्रियंका जी और अनु, आपका हार्दिक स्वागत। कुलदीप सिंह दीप जी पत्नी सहित आए हैं। कुलदीप सिंह दीप जी, आपका हार्दिक स्वागत, आपकी पत्नी का हार्दिक स्वागत। नए लोग जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको ये जानकारी देना भी थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि हिंदी राइटर्स गिल्ड महीने में एक बार आके मिल के बातचीत करने, चाय समोसा खाने के अलावा क्या करता है। समोसा लड्डू खाना तो अच्छी बात है, चाय पीना अच्छी बात है, लेकिन हम इसके अलावा क्या करते हैं ये बताना ज़रूरी है। तो हमारा, जैसे हमने कहा, भोपाल की रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के साथ हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है, हम उनके सहभागी हैं। इसी तरह से हिंदी घर जो हमारा एक कार्यक्रम है, इसमें हम कहानी, कविता, आलेख पढ़ते हैं, कोई जो ना एक व्यक्ति पढ़ता है उसको, उस रिकॉर्डिंग पर पूनम चंद्रा मनु जी कुछ वीडियो, चित्र आदि बनाती हैं। उसके बाद हम उस कविता के या कहानी के लेखक को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हुए उनकी कहानी की रचना प्रक्रिया पर, उनकी सोच पे बात करते हुए कार्यक्रम करते हैं और उसमें कहानी या आलेख भी सुनाया जाता है। अभी तक हम 2 कहानियाँ और 1 कविता कर चुके हैं, जिसमें भी सबसे पहली जो हमारी थी वो अनामिका जी की कविताएं थी, जो कि स्वाति मिश्रा जो डीजे हैं, आरजे हैं, वो उन्होंने पढ़ी थी, बहुत सुंदर कविताएं। दूसरे में कृष्णा वर्मा जी ने सुकेश साहनी जी की कहानी पढ़ी थी और सुकेश साहनी जी और काम्बोज जी उस कार्यक्रम में थे उपस्थित। तीसरी कहानी सरस दरबारी जी ने पढ़ी थी अनिल प्रभा कुमार जी की, और अनिल प्रभा कुमार जी से हमारी बातचीत हुई थी। तो हर महीने के दूसरे रविवार को, शनिवार को, पहले हुए रविवार को, अब हमने समय बदल दिया है, शनिवार को सुबह के 10:30 बजे, जब आप लोग नाश्ता वाश्ता कर चुके हों, तब आप इस कार्यक्रम से YouTube के माध्यम से जुड़ा करिए, सुनिए और अपने कमेंट्स उसमें लिखिए। तो ये हमारा हर महीने के दूसरे शनिवार को कार्यक्रम होता है। और हमारा एक MOU या कह लें, या हम लोगों ने काम शुरू किया है, उत्तरी अमेरिका वैश्विक हिंदी परिवार, जो कि पिछले 5-6 सालों से वैश्विक स्तर पर बहुत काम कर रहा है, उसके साथ हमारा गठबंधन हुआ है और उत्तरी अमेरिका की शाखा खोली गई है, जो कि कनाडा से ही हम लोग मुख्यतः उसका काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे अमेरिका का से हम चाहते हैं कि लेखक जुड़े उसमें। तो चौथे शनिवार को हम लोग उनका कार्यक्रम करते हैं। तो सोचिए कि महीने के 3 सप्ताह हिंदी राइटर्स गिल्ड कहीं ना कहीं काम कर रहा है, जो कि बहुत मेहनत की बात है, काम बड़ा है, क्योंकि हमारे ये जो कार्यक्रम होते हैं, हर कार्यक्रम हम सोचे कि खुला मंच है, लेकिन देखिए आज कितने सारे नए लोग जुड़े हैं, लेकिन हर कार्यक्रम हमारा विशेष हो जाता है। तो इस विशेष कार्यक्रम की तैयारी में, संयोजन में जो लोग लगते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम के संयोजक जो हैं वो योगेश मंगाई जी हैं, उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ। एक सूचना और देती हूँ कि जनवरी 10 को, जो कि हिंदी दिवस होता है, उस दिन के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। हर साल की तरह बच्चे लोग अपना 2 से 3 मिनट का ऑडियो वीडियो बना करके वो भेज रहे हैं, कविता, कहानी आदि पर।
वो लोग 3 मिनट का वीडियो प्रस्तुत करते हैं, अपना नाम, अपना शहर, लेखक का नाम और फिर कविता पढ़ते हैं या कोई कुछ हिस्सा पढ़ते हैं और उससे सबमिट करते हैं व्हाट्सएप पे या ईमेल के द्वारा। उन सबको जज किया जाता है। निर्णायक मंडल 8 वर्गों में आयु है, 3 साल से लेके 30 साल तक के लोगों के। हम लोग 19 से 30 साल के लोगों को छोड़ देते हैं। तो वो बच्चे जो बचपन में धकेले जा करके मंदिरों में और इधर उधर जाके हिंदी पढ़ रहे होते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। उनको हम वापस जोड़ना चाहते हैं और ये हमारा प्रयास है। इसलिए 19 से 30 साल तक की एक कैटेगरी रखी है। जो हमारा काउंसलावास है टोरंटो का, भारत में काउंसलावास, वो इस कार्यक्रम में हमारी मदद करता है। इस वर्ष भी हमारा प्रयास है, क्योंकि हमें जगह, बहुत बड़ी जगह मिल गई है हमको, त्रिवेणी मंदिर का की सभागार है, उसमें हम चाहते हैं कि हमारे अधिक से अधिक बच्चे भाग लें, वीडियोस भेजें। आपके अपने परिवार के बच्चे, आपके मित्रों के बच्चे, कोई भी चाहे तो इन 8 कैटेगरीज में अपने बच्चों के वीडियोस भेजिए। तुरंत से रजिस्ट्रेशन कराइए। आज तक की रजिस्ट्रेशन की डेट थी, लेकिन हम उसे बढ़ा दे रहे हैं, हफ्ता 10 दिन हम और बढ़ा दे रहे हैं अगले रविवार तक। और उसके बाद वो लोग 7 दिसंबर तक अपना वीडियो भेज सकते हैं। तो समय है अभी। मित्रों, भारत की बात करना केवल ज़रूरी नहीं है, उसमें भाग लेना भी ज़रूरी है। और इस भाग लेने में भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। अपने बच्चों को इस भाषा से जोड़िए और उनको कहिए कि वो 3 मिनट का वीडियो तो बना ही सकते हैं। उनको प्रेरित करेंगे तो वो बच्चे ज़रूर भाग लेंगे। पुरस्कार है, पहला पुरस्कार है $100, दूसरा $75 और तीसरा है $50। तो ये 3 पुरस्कार दिए जाएंगे, प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और साथ में सब लोगों को बुलाया जाएगा। उनसे कविताएं उस समय पे भी सुन सकते हैं। तो कृपया इसमें हमारा सहयोग कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को इससे जोड़िए। और आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और मैं योगेश जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और कार्यक्रम। शैलजा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। हमें भाग लेना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। और जब इस प्रकार के कार्यक्रम में जब लोग आते हैं और भाग लेते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। तो ये संख्या बढ़ती रहे, 1 से 2, 2 से 4 और इस प्रकार से नए नए लोग इसमें जुड़ते जाएं। और मैं देख रहा हूँ राज सिंगला जी जो हैं वो भी पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राज जी। और जितने भी नए लोग आए हैं उनका हम दिल से स्वागत कर रहे हैं। और अब क्योंकि समय कम है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अब सीधा बुलाऊंगा और आपने भी संक्षिप्त और अपनी उसमें, ताकि हमारे सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों को हम सुन पाएँ। सबसे पहले प्रियंका जी को बुला रहा हूँ मैं, जो कि अभी आए, उन्हें किन्हीं कारणवश जाना भी है। तो प्रियंका सिंह जी कृपया मंच पे आएँ और आप तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। ये क्या प्रस्तुत कर रही हैं ये आपको स्वयं बताएंगी। हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहती हूँ यहाँ पे मुझे आज बुलाने के लिए। और स्पेशल थैंक यू पूनम जी, आपको, आपने एनकरेज किया मेरे को यहाँ आने के लिए। आई एम नॉट अ वेरी प्रोफेशनल राइटर, मैं बस अपने दिल में जो आता है वो लिखती हूँ। और कोई ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हिंदी में ही लिखूँ। जो इंग्लिश है, मतलब सब लोग की आजकल कोलोकियल अपने हिंदुस्तानियों की लैंग्वेज, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो जहाँ फिट बैठ जाए बस वो लिख देती हूँ मैं। तो ये जो मेरी कविता है, इसका शीर्षक है मैं और मेरी अलमारी। तो जैसे लड़कियाँ होती हैं वो अपनी अलमारी से क्या बात करती हैं, जो कपड़े होते हैं उनकी अलमारी में, तो उनके साथ उनका क्या डिस्कशन होता है। तो ऐसे है ये। आज खोली जब मैंने अलमारी तो नाराज़ थी मुझसे मेरी लाल साड़ी। बोली, दीदी इतने सालों में एक बार भी ना आई मेरी बारी। मैंने हंसकर बोला, बहन क्यों शिकायत करती हो, चलो आज तुमको ही लपेट लेती हूँ। इतने में नीचे बैठा था हरा सूट, वह भी गया था मुझसे कुछ रूठ। उसने भी दुपट्टे को कोहनी मारी और बोला, भूल गई क्या मुझे दीदी, मेरा नंबर कब आएगा। सुनकर उसको बोली जीन्स, तू चुप बैठ वरना थप्पड़ खाएगा। अभी तो मेरा ही कुछ पता नहीं है। एक तो लेगिंग्स ने पहले ही करियर बर्बाद किया, दीदी ने पहले ही मुझे भुला दिया। ऊपर से गिरी फिर एक ब्राउन ड्रेस। बोली, आज तक हुई ना मुझ पे प्रेस।
बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी। सोचा न था ऐसा दिन भी आएगा, ये पजामा सबका करियर डुबाएगा। तभी कोने से एक आवाज आई, काली स्कर्ट भी थोड़ा मुस्कुराई। बोली, दीदी कभी तो मुझे टॉप से मिला दो, मेरा जीवन भी थोड़ा सफल बना दो। लहंगा भी था थोड़ा सा डिप्रेस्ड, कर नहीं पा रहा था अपना दुख एक्सप्रेस। बोला, आज तक करता हूं मैं रिग्रेट, सिलवा कर दीदी ने कर दिया मुझे एकदम फॉरगेट। सब देखकर जीन्स ने भी एक टांग हिलाई, टी शर्ट को देखकर थोड़ा बड़बड़ाया। लॉन्ग ड्रेस भी थी मुझसे कुछ नाराज। बोली, दीदी मेरा तो है जीवन बर्बाद, सालों से हैंगर पर लटक कर उकता गई हूं, जीवन लक्ष्य पाने को तरस गई हूं। फिर अचानक हुआ सन्नाटा, खुला अलमारी का दरवाजा, दीदी आई, हम सबको देखा। किसी की तो बारी आई, शायद फूटी किस्मत फिर से खुल जाएगी, दीदी आज हमको पहन कर जाएगी। थाम के बैठे सब दुखी दिल, साड़ी ने सोचा आज तो नंबर आएगा। सूट मंद मंद मुस्कुराया, जीन्स को भी थोड़ा आत्मविश्वास आया। मन ही मन खुश हुई लॉन्ग ड्रेस, आखिर आज कर लिया दीदी को इम्प्रेस। फिर जीन्स पर रखी दीदी ने अपनी उंगली, स्कर्ट की फिर थोड़ी जली, ड्रेस की हुई धड़कनें तेज। फिर घुमा लिया दीदी ने अपना फेस। फिर बोली, उफ, यूं तो है अलमारी इतनी भरी, पर फिर भी पहनने को कुछ अच्छा नहीं। सब पुराना फैशन है, इन कपड़ों का अब कहाँ ट्रेंड है। चलो शॉपिंग करके आती हूँ, कुछ मस्त सा लाती हूँ। थैंक यू। आप अपने अलमारियों में झांकें, ये सभी का हाल है। वो व्यथा जो है परिधानों की, वो आज उसी तरीके से, जो बहुत सुंदर तरीके से आपने व्यक्त किया, बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक बहुत ही प्रबुद्ध और बड़े शांत और अच्छे श्रोता और अच्छे पाठक हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय राकेश मिश्र जी को कि वे मंच पे आएं और एक पुस्तक समीक्षा आपके समक्ष रखें। तालियों से इनका जरा स्वागत करें। बहुत पढ़ते हैं, इतनी पुस्तकें पढ़ते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और कहाँ कहाँ से मंगवाते हैं ये। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। आज मैं शिल्जा जी की पुस्तक की समीक्षा पढ़ रहा हूँ। पूरी समीक्षा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। मैं चाहूँगा कि हम लोग ढूंढ ढूंढ के किताबें जैसे मंगवाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे लेखक हैं और हमें उनकी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो पिछली बार जब हमने बात करी थी शैलजा पाठक जी की, तो बहुत अच्छा लिखती हैं वो। तो क्या हुआ कि हम घर गए और मीना जी को सरस जी ने अपनी पुस्तकें दी थी, और जब मैंने उनको पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये कहाँ से कम है। तो आप सब मुझे अपनी पुस्तकें दे सकते हैं। तो ये पुस्तक है प्रवासी कथाकार श्रृंखला, और ये इस पर सिर्फ भारतीय मूल्य लिखा हुआ है, तो पता नहीं यहाँ पर कहाँ बिकती है। भारत से आई है। अच्छा, भारत से आई है। इसमें 13 कहानियाँ हैं, और मैं शैलजा जी का परिचय इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम सब शैलजा जी को जानते हैं और सुनते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बोल के गई हैं तो सबको पता ही है। इसमें करीब 13 कहानियाँ हैं, और शुरुआत होती है आग से। उस कहानी का नाम है आग, और वो कहानी वो एक तरीके से टेम्पो सेट कर रही है कि जिस तरह से वो लिखती हैं कि उसमें समस्या है लेकिन बहुत व्यवस्थित है कोई, और वो खत्म भी आपको पढ़ते पढ़ते ही हो जाती है। सर एक बार किताब की भी एक बार दिखा दीजिए। तो लेकिन इसमें और हर कहानी का शिल्प अलग है, क्योंकि अलग अलग समय पर लिखी गई है, एक साथ बैठकर नहीं लिखी गई है। तो एक बार जरा पुस्तक दिखाइए जी, ये समय मेरे में काउंट नहीं होगा।
योगेश जी ठीक बात है ना? वैसे भी मिश्रा जी आपको नेपोटिज्म का फायदा मिलेगा। अच्छा, ये बात भी है। तो अब सारी कहानियां पढ़ी हैं और बहुत अच्छी कई कहानियों के मैं आपको नाम दे देता हूँ। उसका जाना, एक था जॉन स्मिथ, चाह, दाल और पास्ता, दो बिस्तर अस्पताल में, निर्णय, नीला की डायरी, पहचान एक शाम की, लेबनान की वो रात, वह तैयार है, शास्त्र और अदर मदर। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी लगी थी वो लगी थी लेबनान की वो रात। वो बहुत अच्छी है और मुझे समझ में नहीं आता कि लेखक, ज्यादातर लोग अपने अनुभव ही तो लिखेंगे ना, या आसपास जो हो गया। आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि लेबनान में कैसे वो जो उस कहानी का जो आप पढ़ेंगे तो आप इंटेंसिटी को फील कर सकते हैं कि बाहर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कोई घर पे रात को आ गया है, इस बच्चे को उससे मोह हो जाता है आपको, कि उसका झूठ पकड़ के भी मोह हो जाता है कि इसकी कैसे रक्षा हो। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो कहानी इतनी मशहूर है, सब लोग जानते हैं, तो उसके बारे में भी मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। जो कहानी जिसने मुझे सबसे उसके बाद जो दूसरे नंबर पे थी, उसका जाना, ये कहानी बहुत रिलेटेबल है। इसमें एक परिवार है जो कनाडा आया है और उसमें एक बिटिया है जो 14-15 साल की होगी, और वो पूरा ट्रांजिशन देखती है कि भारत में वो लोग कैसे रहते थे और वो यहाँ कैसे आते हैं। आने के बाद जो अपेक्षाएं होती हैं परिवार की कि पता नहीं क्या ही होगा यहाँ पर, और वो सब नहीं होता है। तो उसमें जो पिता कुंठित होकर जो उनकी माँ से व्यवहार करते हैं, और जिस तरह घर अच्छा नहीं रहता वो घर का माहौल, उसमें वो बिटिया जो है वो किस तरह से अपने परिवार को संभाल रही है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं उसी में से कुछ पढ़ देता हूं आपको, जो आपको ये बताएगा कि वो कैरेक्टर कितना सुंदर है और अच्छा है। क्षमा कीजिए, मैं बेला अपनी उम्र से कितनी बड़ी हो गई है, वह शायद खुद भी नहीं जानती। जब से वो इस किराए के बेसमेंट में आए हैं तब से ही उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। मामा का घर छोड़े 2 साल हो आए। यूं तो मामी ने 1 महीने के बाद ही कहना शुरू कर दिया था, पर मामा शायद आंख की लाज के चलते अपने बेरोजगार जीजा, बहन और उनके 3 बच्चों को तुरंत बाहर नहीं कर पाया। जैसे ही बाबू की क्लीनर की नौकरी लगी, उन्होंने 2 कमरे का यह छोटा सा बेसमेंट किराए पर ले लिया। मामा पिछले 2 साल से 5 बार यहाँ आया और मामी 2 बार। एक बार जिस दिन वे लोग घर आए थे और दूसरा राखी पर। माँ ने बुलाया था। अच्छा था पिताजी ट्रक लेकर हफ्ते भर को गए हुए थे। वे लोग आए, चुपचाप राखी बंधाकर थोड़ा मीठा खाकर चले गए। माँ ने कितना खाना बना रखा था, वह छुआ भी नहीं। कह दिया उन्हें किसी और के घर भी जाना है, मामा की मुंह बोली बहन के घर। माँ फूट फूट कर रो दी थी। इतने सालों में पहली बार वे भाई को राखी बांध पाई थी, पर भाई ने क्या किया। बेला ने जब पूछा था क्या हुआ, तो माँ बेला को चिपट कर रो पड़ी और बोली थी, बेला बता मैं क्या करूं, मैं तो दोनों तरफ से गई, ससुराल में छूटी और मायका भी नहीं मिला। मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं। माँ को वह क्या समझाती, वह भी बात को गहराई कहाँ समझ पाई थी। बस इतना ही कहा था, मामा ने नहीं खाना खाया तो क्या, मेरे दोनों भाई तो तैयार बैठे हैं, और खाने पर टूट पड़े। माँ ने उन तीनों को देखा और आंसू पोंछ लिए। चुन्नू और बंटी उदास से खड़े माँ को देख रहे थे। माँ ने मुस्कुराकर उन दोनों को भी खींचकर गले से लगा लिया था और वे चारों एक दूसरे से बंधे कुछ देर तक खड़े रहे थे। उस दिन कुछ ऐसा घटा था जिसने उन चारों को बहुत पास लगा दिया था। कनाडा आने और बाबू के ऐसे हो जाने से उन सबके मनों में कुछ अकेले अकेले घट रहा था। बिना शब्दों के ही उन्होंने आपस में साझा कर लिया था। बेला तो मानो माँ का दाहिना हाथ बन गई थी। मैं शायद उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा कि जितना अच्छा लिखा गया है, और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, और पढ़ने के बाद कुछ दिन मत पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ
अपने नए मेहमान जो आज हमारे पास पहली बार आए हैं हमारे बीच में, और मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय कुलदीप सिंह दीप जी को आमंत्रित कर रहा हूं मंच पे कि वे आएँ और अपनी कविता या जो कुछ भी वो सुनाना चाहते हैं। आज खुला मंच है, आप सुनाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के साथ कुलदीप जी का स्वागत है। नमस्कार। वैसे मैं पहली बार नहीं आया हूँ काफ़ी देर के बाद आया हूँ। कविताएं यहाँ मैंने पढ़ी हैं और अभी पुस्तक की समीक्षा पढ़ते मुझे ख्याल आया कि ये देखिए, ये एक बहुत पुरानी अखबार है जिसमें मैंने लिखा था एक हास्य व्यंग, जम्मू कश्मीर से है और इसका नाम है कश्मीर से कन्याकुमारी। तो ये बहुत साल पहले मैंने सोचा कि आज तक मैंने ये पढ़ा नहीं यहाँ पर। ये छपी थी 25 अक्टूबर 1984 को। अच्छा, इसमें जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसके लिए थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। इसका नाम है, व्यंग का मैंने शीर्षक रखा है मैटाडोर तेरी महिमा। आप पता नहीं मैटाडोर कितने लोग जानते होंगे। J&K से जो आप हैं, ठीक है। ये एक मिनी बस होती है, तो आपको अगर ये पता चल जाए कि सवारियां इसमें ज़बरदस्ती ऐसे ठूस कर भरी जाती हैं और हाइट छोटी होती है, तो लोग बेचारे ऐसे करके बीच में साइड पे फट्टे लगे होते हैं उसमें बैठते हैं और बाकियों को खड़े करके बीच में घुसेड़ दिया जाता है। तो वो वहाँ जो मैंने देखा है, जो कुछ महसूस किया है, आज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ सुनिए। मैटाडोर तेरी महिमा। मैटाडोर, सुना है आपने ये नाम? खैर, ना भी सुना हो तो हम आपको परिचित करवा देते हैं। वैसे आपने जापान की बुलेट ट्रेन का नाम तो सुना ही होगा, जो संसार भर में गति के लिए विख्यात है। तो बस आप आगे लाइन पर। मैटाडोर भी एक कुख्यात वाहन है जो अपनी गति की सीमा को लांघकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की चेष्टा में है। ये एक छोटी सी डिब्बानुमा गाड़ी है, लेकिन आप इसे छोटा मत समझिए। ये अपने से 2 गुना भार लादने की क्षमता रखती है। जब तक ड्राइवर और कंडक्टर का मन नहीं भरता, इसमें सवारियां ठूस ठूस कर भरी जाती हैं। शायद वे ये मुहावरा सिद्ध करना चाहते हैं कि यहाँ पर तिल धरने की जगह भी नहीं। ये किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं तोड़ते, जगह हो या ना हो, आपको प्यार से आमंत्रित कर ठूस ही देंगे। अब आप अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं, ये क्षमता आपकी। जब कभी मैटाडोर खाली होती है और सवारियों की कमी, तो उसमें बैठी इक्की दुक्की सवारी के दिल पर क्या गुजरती है, पूछे मत। यानी वो तो मैटाडोर में इसलिए चढ़ते हैं कि जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन ड्राइवर साहब हर स्टॉप पर गाड़ी बंद करके उसमें लगे स्टीरियो से गीत सुनते हैं और कंडक्टर साहब बाहर पूरे स्टॉप का निरीक्षण करते हुए घर से तैयार होकर आने वाली सवारियों का इंतजार करते हैं। और मैटाडोर में बैठी सवारियां, जिनसे कंडक्टर साहब किराया हथिया चुके होते हैं, उनकी हालत ठीक सांप के मुंह में छिपकली सी हो जाती है। और अंत में कभी कभी कुछ तो बोर होकर ये सोचते हैं कि यार आत्महत्या ही कर लें। लेकिन जब सवारियां बहुत होती हैं तो एक हृदय विदारक दृश्य देखने को मिलता है। कंडक्टर साहब एक तरफ खड़े होकर ग्राहकों की बढ़ती संख्या को देखकर पुलकित हो उठते हैं और उधर लोग काफी संघर्ष के बाद मैटाडोर में समा जाते हैं। जो कतराते हैं, कंडक्टर साहब उनका प्रोत्साहन करते हुए उन्हें पकड़कर चढ़ा देते हैं, लेकिन ये सौभाग्य तो केवल महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। सवारियां बैठ गई, अब चलो। तो बस मैटाडोर अपनी गति धारण करके हवा से बातें करने लगती है और अंदर बैठी सवारियां भगवान से प्रार्थना। सड़कों पर गड्ढे, उबड़ खाबड़ और उस पर लगे हुए कहीं कहीं लगे हुए पैबंद यानी रफू का काम मैटाडोर की सवारियों को एडजस्ट करते हुए उनकी पाचन शक्ति बढ़ाते हैं। कुछ लोग गदगद मान लिए आपस में सटे हुए या टकराते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं।
और मेटाडोर से बाहर निकलने वाला हर व्यक्ति एक नए जन्म की अनुभूति करता है, लेकिन उसके बिखरे बाल और अस्त व्यस्त कपड़े देखकर यूं लगता है मानो किसी कठोर संघर्ष के बाद अपनी जीवन बचाने में सफल हुआ हो। जब से मेटाडोर प्रचलित हुई है, सिटी बसों में भीड़ बिल्कुल नहीं होती, और अगर सीट ना भी मिले तो भी आराम से सर उठाकर सफर किया जा सकता है। मेटाडोर तो बड़ों बड़ों का सर झुका देती है, इसीलिए मैं तो भाई सिटी बस ही प्रेफर करता हूं। लेकिन एक दिन मेरे भी दिमाग में एक सनक उठी और घबराते हुए मन से मैं मेटाडोर की ओर कदम बढ़ाए और जान हथेली पर रखकर चढ़ गया। कंडक्टर ने आवाज दी, चलो। एक जोरदार झटका लगा और गाड़ी हवा से बातें करने लगी, लेकिन उस झटके की कृपा से मैं आगे से एकदम फिसल कर पीछे की सीट पर बैठे एक महाशय की गोद में जा पड़ा। एक जोरदार जी अफसोस किस बात का था कि महाशय थे? नहीं, आप सुनिए ना, महाशय की गोद में जा पड़ा। एक जोरदार करुणामय चीख, अब आपको समझ आएगी। एक जोरदार करुणामय चीख गूंज उठी। मैं घबरा गया। फिर महाशय हाँफते हुए बोले, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मैं तो अपनी जान के फोड़े का ऑपरेशन करवाने अस्पताल जा रहा था, लेकिन तुमने तो फ्री में ही कर दिया। मैंने गर्व से सीना तान लिया और सोचने लगा, ये सारी दुआएं मुझे तो मेटाडोर के ड्राइवर साहब और कंडक्टर साहब की बदौलत हासिल हुई है। ये तो जन सेवा है। वाह, चालान पर चालान होने पर भी सवारियों को निराश ना करना, जगह ना होने पर भी उन्हें सर आंखों पर बिठाना, कभी कभी दिल में भी। ये जन सेवा नहीं तो और क्या है। जन सेवा के इस भाव को देखते हुए मेरा मन ड्राइवर और कंडक्टर के प्रति श्रद्धा से भर उठा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर व्यंग है कुलदीप सिंह दीप जी का। और बहुतों को, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से बहुतों ने ये अनुभव अवश्य किया होगा। ये एज ग्रुप वो है जो कि उस भारत की जो भीड़ भरी जो गलियाँ और जो यातायात के जो उस समय साधन हुआ करते थे, मैं भी इस अनुभव से निकल चुका हूँ। तो बहुत ही सुंदर आपका ये व्यंग। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी को कि वे मंच पे आएँ और आज इस खुला मंच में जो भी खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। आप तो वैसे भी खुल के ही बोलती हैं, पर आप जो कुछ भी आज यहाँ पे कल सुबह भी एक कार्यक्रम हो रहा है वैश्विक हिंदी परिवार का, रविवार का सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ होगा। उसमें एक विषय दिया गया है। पीछे अभी और लोग आ गए हैं। मैं बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आप लोग क्योंकि वंचित रह गए समोसे और लड्डू से, आप लोग बिल्कुल आ के चाय और सब ले सकते हैं। वंदे मातरम के 150 वर्ष हुए और इस साल को वंदे मातरम का राष्ट्रीय गान का वर्ष भी घोषित किया गया है। बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं और उसी पर कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं वंदे मातरम पर ही आज आप लोगों से के सामने उसके 3 बिंदु रखना चाहूँगी। लेकिन एक बात पहले मैं कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने मेरी पुस्तक की समीक्षा की, जो कि मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि आपने आज यहाँ लेकर आए। और दिव्यम जी को भी कहना चाहती हूँ, नेपोटिज्म का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था। ऐसा है ना, लेखक लोग कोई बात तो जाने तो देंगे नहीं। हमको दिखाई भी सब देता है, सुनाई भी सब देता है, बोलने में भी हम सब होशियार हैं। तो इसके लिए वंदे मातरम हमारी अस्मिता की पहचान है, भारतीय चेतना की पहचान। वंदे मातरम जब भी कभी बचपन से लेकर अब तक और विदेशों में, अभी कुछ समय पहले ही कौंसलावास में वंदे मातरम पर कार्यक्रम हुआ। सारा स्टाफ इकट्ठा हुआ और वंदे मातरम स्क्रीन पे चल रहा था और सब लोगों ने मिलकर, जिसमें हमारे सकलानी जी और सभी लोग थे, वो लोग सब वंदे मातरम गा रहे थे। मैंने ट्विटर पे देखा। वंदे मातरम जहाँ कहीं पे भी कभी भी गूंजा, हमारी पीढ़ी, पहले वाली पीढ़ी और हमारी आने वाली पीढ़ी भी, बच्चों को भी ये वंदे मातरम जो शब्द है
जो घोष है वो भारतीय चेतना के साथ जोड़ता है। वंदे मातरम का गाना आप सभी लोगों ने सुना होगा। आप सभी जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसको लिखा। आप सभी जानते हैं कि वो आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया। यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में 150 वर्ष हो रहे हैं, 75 वर्ष हमारे देश को आज़ाद हुए, 75 से ऊपर हो चुके। स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम शब्द ने क्या किया काम। मित्रों, इसके लिखे जाने के 2-4 वर्ष के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको संगीतबद्ध किया और टैगोर जी ने इसको सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में गाया। मैं वर्ष नहीं दूंगी क्योंकि उसको वो सब आप विकिपीडिया पे देख सकते हैं। उनके भाई जो अवनींद्र कुमार जो चैटर्जी थे, उन्होंने भारत माता की एक तस्वीर इस गाने पर के हिसाब से तैयार की, जो कि जिसके 4 भुजाएं हैं, एक में धान है, एक में पुस्तक है, एक में कमल है, एक में माला है। उन्होंने इसकी ये तस्वीर तैयार की। जो लोग कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ही भारत को भारत बनाया, क्योंकि उससे पहले सूबे थे, प्रांत थे, अलग अलग थे, बिखरे हुए थे, भारत का एक स्वरूप कोई नहीं था। बहुत से लोग हैं ऐसे कहने वाले। उन लोगों को ये देखना होगा कि भारत माता की ये तस्वीर अवनींद्र कुमार बनाते हैं। भारत माता की ये तस्वीर शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनी, है ना, फुल्ल कुसुमित, सभी लोगों को पता है। और ये इसमें संस्कृत की और बंगाली का कुछ हिस्सा मिला जुला था, जो कि उसमें दुर्गा का रूप उन्होंने माँ का दिखाया था, जिसे हटा दिया गया बाद में संविधान में। शस्त्र श्यामलाम ये करके उन्होंने एक पंक्ति शुरू में दी है, और उसके बाद जो भी सारे वाद विवादों के बीच में उन्होंने केवल 2 पैराग्राफ्स को उन्होंने लिया और स्वीकार किया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम को एक नारा चाहिए था, और वो नारा बना वंदे मातरम। आप किसी भी पुरानी फिल्म में देखें, वंदे मातरम का जोश नारा लगाते हुए झंडे लेकर के हमारे लोग चल रहे हैं, और उनका जोर से वंदे मातरम कह के चिल्लाना हम सबको इस प्रकार से रोमांचित करता है कि हम स्वयं अपने आप को उस समय में अनुभव करने लगते हैं। देश प्रेम का भाव हमारे मन में भी खौलने, उद्वेलित करने लगता है हमको। हमेशा किसी भी आंदोलन को एक नारा चाहिए होता है। पूरी जनता को एकजुट बनाने के लिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको एक बनाने के लिए शब्द चाहिए थे, और वो शब्द मिले केवल 2 शब्द। नारा कभी भी बहुत लंबा नहीं हो सकता, स्लोगन बड़ा हो सकता है। जैसे कहते हैं कि गांधी जी लीडर बने नरम दल वालों के, तो एक व्यक्ति था जो आगे बढ़ा और फिर पीछे पीछे लोग चले। भगत सिंह का उदाहरण लेकर के गरम दल वाले चले। तो उसी तरीके से वंदे मातरम जो शब्द था वो दोनों की तरफ, जैसे तुलसी की रामायण शैव शाक्त वैष्णव तीनों को इकट्ठा करती है, उसी तरीके से इस शब्द ने, वंदे मातरम के उद्घोष ने भारतीय चेतना का, अस्मिता का रूप धारण करके हर एक के मन में वो भाव जगाया कि अपनी माँ, और माँ जो शब्द है वो हम सब के लिए, हमारी भारतीय संस्कृति के लिए मैं कहूँगी कितना महत्वपूर्ण शब्द है, ये हम सब जानते हैं। गंगा भी हमारी माँ है, भारत हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है। अथर्ववेद का वो जो श्लोक बार बार आजकल पिछले दिनों दोहराया गया है, उसको दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये है उसमें भी कि माता, धरती हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, ये अथर्ववेद में कहा गया था। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिपि गरीयसी, ये वाल्मीकि कहते हैं। तुलसी राम को जब वापस आते हुए दिखाते हैं, अवधपुरी मम बहुत सुखद सुहावनी, वो कहते हैं, राम कह रहे हैं जब वो हनुमान जी और बाकी सारे लोगों के साथ में आ रहे हैं। अपनी भूमिका, अपनी मातृभूमि का जो महत्व है, आप बाकी सारे देशों में देखेंगे वहाँ पे सांस्कृतिक चेतना में वो देश उनकी माँ नहीं है।
बहुत कम देशों में, मैं ये नहीं कह सकती कि किसी भी देश में नहीं है, क्योंकि मैंने सारे के सारे दुनिया के देशों के अध्ययन उस तरीके से नहीं किया है, लेकिन प्रायः वो फादरहुड से ज़्यादा जुड़ती है। हमारी जो भारतीय मानस है, हमारी भारतीय चेतना है, वो माँ से, मातृ संकल्पना से जुड़ती है। दुर्गा की पूजा करने वाला, नव दुर्गा मनाने वाला ये देश माँ की कल्पना से ज़्यादा जुड़ता है। और इससे पहचाना किसने, या मैं दूसरे पॉइंट पर आ रही हूँ, बंकिम जी ने। बंकिम कौन है? लेखक है। यहाँ पर आती है बात कि लेखन क्या कर सकता है, लेखक क्या कर सकता है। लेखक कालजयी हो सकता है, और कितनी कम लोग हैं जो इस प्रकार की कालजयी रचनाओं को दे सके हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो समग्र रचनावली है वो इतनी मोटी है, अनेक कहानियां, अनेक उपन्यास लिखे, लेकिन क्या चीज़ उन्हें अमर कर गई? वंदे मातरम का ये गाना, आनंद मठ। आनंद मठ भी पूरा चाहे लोगों ने ना पढ़ा हो, लेकिन वंदे मातरम का ये जो गाना है वो उन्हें अमर कर गया, इस तरीके से अमर कर गया कि ये हमारा राष्ट्रीय गान बना। तो ये लेखक की शक्ति है कि काल की स्थितियों को पहचाने और फिर उस सांस्कृतिक चेतना की धारा से कहीं ना कहीं गहरे से जुड़े, और फिर इसको लेकर के कालजयी बनने की, भविष्य तक पहुंचने की, भविष्य के दृश्य को, स्वप्न को सामने लाने की क्षमता रखे। इसीलिए लेखक को और लेखन को ब्रह्मानंद सहोदरा, लेखन जो है रस जो पैदा करता है, उसे ब्रह्मानंद सहोदरा कहा गया। तो ब्रह्म के समान ही लेखक है जो एक सृष्टि की रचना करता है। और ये रचना हम सब कर रहे हो, लेकिन क्या हम अपनी रचनाओं में अपनी सांस्कृतिक चेतना की गहराइयों को, उसकी जड़ों को थाम कर, अपनी काल की स्थितियों को देखकर उससे बाहर जा कर के भविष्य का दृश्य, स्वप्न देने की क्षमता रखते हैं? अभी हम उस स्थिति में नहीं हैं। तो हमें अपने ऊपर बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा काम करना है। इस काम करने के लिए बहुत सारा पढ़ना होगा, राकेश जी की जैसे बहुत सारा हमें पुराना पढ़ना होगा, समकालीन पढ़ना होगा, नया पढ़ना होगा, और अपने भीतर टटोलना होगा। ये साधना है। लिखना इसीलिए हमेशा साधना कही गई है, क्योंकि हमें अगर भविष्य का स्वप्न देना है तो वो भी ऐसा ना हो कि जो एक वायावी है, फैंटेसी बना दिया हमने। फैंटेसी लिखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन फैंटेसी ना होकर जो एक दिशा देता हो और लोगों को प्रेरित करता हो, हमें वहाँ तक पहुँचना होगा। तो तीसरा पॉइंट वंदे मातरम का ये है कि हमने गाना भी गा लिया, सांस्कृतिक चेतना से भी जुड़ गए, हमने स्वाधीनता में उसका उपयोग भी कर लिया। लेखन की आवश्यकता, जो आजकल लोग ट्विटर और ये सारा चीज़ें जो हम बार बार, मैं भी बहुत करती हूँ, यूट्यूब पर ऐसे रील्स जो आते हैं उनको हम स्क्रॉल करते जाते हैं, जो कि कहीं कोई ठहरती नहीं है, काल की छन्नी में कहीं नहीं ठहरेंगी। हम उसमें अपना समय बर्बाद करते हैं और फिर पूछते हैं लेखन की सार्थकता क्या है, आज के समय में साहित्य की सार्थकता क्या है, ऐसे प्रश्न करते हैं। वहाँ पे ये बात आती है कि वंदे मातरम जैसी पंक्तियाँ हों, या सिंहासन खाली करो जनता आती है, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, ये वाली पंक्तियाँ, या हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी, ये ऐसी पंक्तियाँ हैं जो हमें जोश भरती हैं। आला उदल की पंक्तियाँ, पुराने समय से लेकर ऐसी खालजयी पंक्तियाँ लेखकों ने दी हैं। हम अपने भीतर उस क्षमता को पैदा करें कि भविष्य का दृश्य उपस्थित कर सकें। पर भविष्य में क्या हो, वंदे मातरम का गाना गाने के बाद आज हम इस माँ की कैसे वंदना कर सकते हैं, ये बहुत ही गहराई से सोचने की बात है। क्योंकि अब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, अब हम उस माँ की आलोचना, माँ को चलाने वालों की आलोचना के अलावा अपना धर्म हम कहाँ पे निभा पा रहे हैं, ये टटोलने वाली बात है। समाज व्यक्ति से बनता है, व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के संस्था बनाते हैं, जैसे ये संस्था है, और इसी संस्थाओं से या इसी प्रकार से समाज की रचना होती है। हम अपनी भूमिका सकारात्मक रूप से कहाँ तक निभा पा रहे हैं, ये सोचने की बात है। तभी वंदे मातरम का जो ये नारा है, उद्घोष है, वो सफल हो पाएगा। इसलिए आज के संदर्भ में वंदे मातरम की नई व्याख्या हमें स्वयं करनी होगी, स्वयं अपने भीतर टटोलना होगा, और तभी जाकर इसके 150 वर्ष नहीं 500 वर्ष भी बनेंगे। धन्यवाद। एमफिल और बौद्ध विद्या अध्ययन आपने किया है। आपकी उपन्यास तिलांजलि, आत्मकथा है आपकी, पुकारा है जिंदगी को कई बार, डियर कैंसर,
लघु कथा संग्रह है लघु कथा का वृहद संसार, काव्य संग्रह 3 काव्य कवित्रियों का साझा काव्य संग्रह दर्द के इंद्रधनु, और आप फूड स्टाइलिस्ट एवं कुकिंग एक्सपर्ट सरिता और बेशोभा। ये पत्रिकाएं वो है जो कि हमें बहुत अच्छे तरीके से याद हैं, जो घरों घरों में आया करती थी। आप इनमें रेसिपी कॉलम लिखती हैं और विभिन्न पत्रिकाओं में कहानियां लेख प्रकाशित होती हैं, साहित्य सृजन आप कर रही हैं। तो मैं बड़े आदर के साथ आपको मंच पे आमंत्रित करता हूं आदरणीय लतिका बत्रा जी। तालियों से आप इनका स्वागत करें। इंदिरा वर्मा जी को कि वे मंच पे आएं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं इस संस्था की। खुले मंच में ना एक मुझे प्रॉब्लम लगती है कि क्या बोलो। तो बहुत कुछ ढूंढने के बाद मुझे 1-2 संस्मरण मिले पुराने, जो कि शायद आप लोगों ने कभी सुने हो, मुझे पता नहीं, मगर हिम्मत कर रही हूँ आप लोगों को सुनाने की। तो ये बहुत पहले भारत यात्रा के दौरान लिखे थे। तो अगर ज़्यादा होने लगे तो योगेश मना कर देना। तो मैं हालांकि है बहुत छोटा। तो सबसे पहले एक है, उसका शीर्षक है वो लड़की। अक्सर उसका ध्यान आता है, ये तो नहीं कह सकती कि याद आती है, क्योंकि मैं उसे जानती नहीं, पहले कभी मिली भी नहीं। वो कौन थी, कहाँ से आई, वो कहाँ जा रही थी, कुछ भी पता नहीं। पर उसका विचार झकझोर जाता है, क्यों ये भी नहीं जानती। कन्याकुमारी से स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थल जाती हुई नाव में 7-8 वर्ष की एक लड़की, जिसका हाथ उसके पिता के हाथ में था, दिखी। उसने मेरी ओर, मैंने उसकी ओर एक साथ देखा। ऐसा लगा वो रो रही थी। मेरी धीमी सी मुस्कान का उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वो सबकी तरह नाव से उतर गई, भीड़ भाड़ में इधर उधर हो गई। पता नहीं क्यों मैं उसके विषय में सोचती रही। उसकी वे आंसू भरी आंखें मुझे खींचती रही। कुछ समय बाद हम लोग कन्याकुमारी वापस आ गए। यूं ही घूम रहे थे कि फिर वही लड़की दिखाई दी। ऐसा लगा जो मैं ढूंढ रही थी वो मिल गया। मेरा मन हुआ मैं उसे कुछ दूं, वो पर जल्दी भी थी, कहीं फिर इधर उधर हो ना जाए। सामने ही एक आदमी तरह तरह की मालाएं बेच रहा था। मैंने झटपट उससे एक मोतियों की माला ली। वह उस लड़की की ओर जल्दी से बढ़ी। इस बार उसके साथ और लोग भी थे, सब काले कपड़े पहने हुए थे। वो लोग सबरीमाला के मंदिर जा रहे थे और वो अपने पिता के साथ जा रही थी। बाद में पता चला कि वे एक विशेष समुदाय के सदस्य थे तथा वो लोग काले कपड़े ही पहनते। माला हाथ में लेकर मैं घूमी, वह उसे पहनाने के लिए आगे बढ़ी। एक बार तो वो पीछे हटी, इतने में किसी ने उससे कहा कि पहन ले। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने माला उसके गले में डाल दी। उसके रुआंसे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके पास खड़े उसी के साथ लोगों ने तालियां बजाईं। किसी एक के कहने पर वो लड़की मेरी ओर बढ़ी और हाथ मिलाया। तभी कोई बोला, एक फ़ोटो। उस लड़की के साथ मेरी फ़ोटो खींचकर वे सब लोग आगे बढ़ गए, मगर मेरे पास वो फ़ोटो नहीं है। मैं भी अपने साथियों के साथ चल पड़ी। वो भीड़ में आगे निकल गई, वो हम भी अपने रास्ते पर चल पड़े। कन्याकुमारी से आने के बाद जहाँ जहाँ हम रुके, मेरी नज़रें उस लड़की को खोजती रहीं, जबकि मैं ये भली भांति जानती थी कि अब वो मिलेगी नहीं। काले कपड़े पहने लोगों के साथ कदाचित वो कहीं दिखाई दे जाए। अपनी चमकती आंखें, वो सजग चेहरा लिए ये इच्छा निरंतर बनी रही। साथ ही ये दुख भी बना रहा कि काश मैं उसके लिए या उसके साथ के लोगों के लिए कुछ और कर पाती। ये एक है। दूसरे से अतीत, वैसे ही जैसे अतीत में बड़े खंडहर जीवित हो उठते हैं यदा कभी। पुनिया की माँ का नाम नहीं पता मुझे, बस पुनिया की माँ ही उसका नाम, उसकी पहचान थी। हमारे घर के सामने वाले मकान में जो चोपड़ा परिवार रहता था, उसके सामने
छोटा सा खुला हुआ वरांडा था। पुनिया की माँ उसी वरांडे में रोज शाम को 4 बजे कचौरी बनाती थी। आप चाहो तो घड़ी मिला लो, इतना समय निश्चित था उसका। 4 बजते ही उसकी अंगीठी का धुआं वातावरण में समाने लगता था। पुनिया की माँ की कचौरियाँ शायद आसपास भी मशहूर हो गई होंगी, तभी 4 बजते ही 2-4 लोग आने लगते। फिर लाइन लंबी हो जाती और पुनिया की माँ जुट जाती काम में। हल्के पीले रंग की धोती जो वो पल्ला आगे करके पहनती थी, हमेशा साफ सुथरी दिखती और सिर ढके रखती। मैं तो घर के अंदर से ही देखती थी। माँ कहती थी कि लड़कियाँ सड़क पर पत्ते चाटते अच्छी नहीं लगती, पर माँ ये भी कहती थी कि पुनिया की माँ की कचौरियाँ अच्छी होती होंगी, तभी इतने लोग आते हैं लेने। वो कभी कभी कचौरी घर लाकर खा लेने के लिए तैयार हो जाती, तभी मैं उसे पास से देख पाती। दुबला सा सीधा साधा चेहरा, नजरें कचौरी के दोने पर। बिना मेरी ओर देखे वह दोना मेरी ओर बढ़ा देती और पैसे लेकर पास पड़े डब्बे में डाल देती। कुछ देर में भीड़ कम होने लगती। झुटपटा होते होते वो अपनी जगह साफ करके चली जाती। चोपड़ा साहब के बच्चों में से एक लड़की मेरी उम्र की थी। मैं कभी कभी उसके साथ खेलने जाती थी। वहीं पता चला कि पुनिया की माँ बस कचौरी बनाने ही आती है, उसके विषय में और कुछ पता नहीं। उसका घर बार परिवार कुछ भी नहीं। एक दिन स्कूल से घर आने पर देखा कि चोपड़ा साहब के यहाँ घर की धुलाई हो रही थी। सब कुछ चुपचाप सा लगा। पूछने पर माँ ने उनके यहाँ जाने से मना किया। थोड़ी देर बाद पता चला कि चोपड़ा साहब का छोटा बेटा दौरे से लौटते हुए जीप से हुई दुर्घटना में मारा गया। कई दिनों तक सन्नाटा छाया रहा, उधर कोई दिखाई नहीं देता था। कुछ दिनों के लिए पूरा चोपड़ा परिवार कहीं चला गया। पुनिया की माँ फिर कभी दिखाई नहीं दी। ना अंगीठी जली, न कचौरियाँ बनी। मेरे पिताजी का भी जल्दी वहाँ से तबादला हो गया। संस्मरण सुनाने से पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं अपने भारत देश महान की कोई बुराई या कोई कमियों का उस तरह से जिक्र नहीं करना चाह रही हूं इस आलेख में। ये मनोभाव हैं एक देसी मॉम के, जो पहली बार विलायत अमेरिका, नॉट अमेरिका, अमेरिका आती है, और वो भारत और अमेरिका के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस देखती है, इसका जिक्र इस संस्मरण में किया गया है। उम्मीद है आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। व्यंग का नाम, व्यंग कह लीजिए या संस्मरण कह लीजिए। शीर्षक है चुस्त दुरुस्त सिस्टम। ये उन दिनों की बात है जब हम न्यू जर्सी सिकॉकस सनसेट व्यू में रहते थे। यह एक डुप्लेक्स कॉन्डो हाउस था। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। सुबह उठते ही बहू ने बताया, मम्मा आज पानी बंद है। हमारी सोसाइटी के दफ्तर से मेल आया है कि आज पानी बंद रहेगा क्योंकि भूमिगत पानी पाइपलाइन फट गई है। मैं हैरान कि पानी बंद रहने की सूचना भी मेल से आती है। हमारे देश में तो अड़ोसियों पड़ोसियों को आवाज लगाने भर से पता चल जाता है, भाभी जी पानी आ रहा है आपके यहाँ। एक से पूछो 10 जनी दरवाजे से छज्जों से झांकती उत्तर देने पहुंच जाती हैं। फिर घंटा भर कैसे बीत जाता है जल निगम की कुव्यवस्थाएं और कसीदे पढ़ते हुए पता ही नहीं चलता। इस बस का सुख अमेरिका में कहां? यहां अमेरिका में भारत की तरह घरों की छतों पर पानी की टंकियां तो होती नहीं कि 2-4 घंटे पानी नहीं भी आया तो टॉयलेट इत्यादि की समस्या का समाधान हो जाए। और तो और यहां पर रसोई में डोल, ड्रम, पतीलों में पानी भर के रखने की प्रथा भी नहीं है। सच्ची बड़ा गर्व हुआ उस समय भारतीय गृहिणियों की हर चीज आड़े वक्त के लिए जमा करके रखने की काबिलियत पर। अब आगे किस्सा यह कि उठते ही नित्य क्रम के लिए जाना तो मजबूरी है बहुत बड़ी, जिसे कुछ मिनटों के लिए तो स्थगित किया जा सकता है, पर ज्यादा देर रोकना संभव नहीं। शुक्र है कि घर में 3 बाथरूम हैं। सिस्टर्न में पानी तो भरा ही था,
बाकी काम बिस्लरी की बोतलों से निपटाया गया। तब जाकर सुबह की चाय नसीब हुई। अब हम तो यही समझते थे, मॉम वो जो लेडी है वो पहली बार अमेरिका आई है, अब हम तो यही समझते थे कि नालियां ओवरफ्लो होना, पाइपें फटकर पानी का दिनों दिन तक कॉलोनी वासियों को कलकल करती नदी के नज़ारे घर बैठे ही दिखा देना बस हमारे भारतवर्ष में ही होता है। क्योंकि हमारे यहाँ कहीं फट जाए पाइप तो हम महान देश के महान नागरिक पहली बात तो देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। पाइपें ठीक करना हमारा काम थोड़ी है, जिसका काम उसी को साझे, और नहीं तो क्या। कोई ज्यादा ही पर्यावरण प्रकृति संपदाओं की चिंता करने वाला हुआ तो पानी की बर्बादी पर बड़बड़ाता कलपता हुआ जल विभाग कर सौ लानते मलामते भेजता हुआ 2 मिनट रुकेगा, सिर झुकाकर निकल लेगा कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। उस पर फटी पाइप के आसपास झुग्गी कॉलोनी वालों की तो मौज हो जाती है। सरकारी नल के पानी की बूंद बूंद के लिए सुबह शाम सिर फुटोवल करती औरतें दिन भर यहाँ बहते पानी में नहाती, कपड़े और बच्चों को साबुन घिस घिस कर धोती नहलाती और झुंड की झुंड एक दूसरे के साथ सखी भाव से बोलती बतियाती बाल्टियां भर भर आराम से घर ले जाती। सौहार्द का पावन स्थल बन जाते हैं ये फटे पाइप। मेरे मन में हलचल कि ये तो बड़ी अजीब बात है, अमेरिका जैसे देश में भी पाइपें फटती हैं। पर पाइप का क्या है, पाइप तो कहीं भी फट सकती है, इसमें क्या है। तो जी आगे हुआ ये कि ये तो अमेरिका है, यहाँ सब कुछ बड़ा बड़ा, सब कुछ अलग, सब कुछ सपनों की दुनिया जैसा। इस पाइप फटने के कांड के पीछे कुछ ऐसा हुआ जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, कम से कम मैं तो नहीं सोच सकती थी। ये जो पाइप फटा उसके पानी का प्रेशर इतना था कि वो सड़क को फाड़ता हुआ अपने साथ सड़क के रोड़े पत्थर लेकर इतनी तेज गति से फव्वारे की तरह उड़ा कि इन पत्थरों से आसपास खड़ी 3 गाड़ियों के शीशे टूट गए, जिनमें एक गाड़ी हमारी भी थी। हमें इसके बारे में तब पता चला जब बेटा ऑफिस जाने के लिए नीचे उतरा। इस बीच पुलिस की 2-3 गाड़ियां और सिक्योरिटी गार्डों ने मोर्चा संभाल लिया था। बेटे को देखते ही 2 ऑफिसर उसके पास आए और सारा वाक्य समझकर नुकसान की भरपाई के लिए कुछ कागजी कार्रवाई करके चले गए। मेरे लिए तो यह दुनिया का 8वां अजूबा था। जब से पैदा हुई हूं मैंने तो कागजी कार्रवाइयों के लिए लोगों को दफ्तरों में भाग दौड़ करते, किसी तरह की भरपाई के लिए या काम निकलवाने के लिए अफसरों की चिरौरी करते, घूंस देते ही देखा है। चप्पलें घिस जाती हैं जनाब, तब भी काम हो जाए तो गनीमत। अब पलक झपकते ही वहां एक के बाद एक तरह तरह की गाड़ियों का जमघट लगना शुरू हो गया। विचित्र बड़ी बड़ी मशीनें जुट गई। जल विभाग, सड़क विभाग और सफाई विभाग के चुस्त दुरुस्त कर्मचारी मुस्तैदी से अपने अपने काम में लग गए। ऐसी मशीनें जुटी जो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। सबसे बड़ी हैरानी तो यह पुलिस पेट्रोलिंग वैन और एक एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद थी, किसी संभावित कैजुअलिटी को ध्यान में रखते हुए। कुल 2 घंटों की मशक्कत के बाद पानी चालू कर दिया गया। अब विचित्र मशीनों के साथ सफाई कर्मचारियों ने साथ के साथ पूरे एरिया की धुलाई सफाई कर दी। कुछ मशीनों ने गड्ढों को तुरंत भर दिया, रोड़ी डामर डालकर चुटकियों में सड़क पुनः पहले जैसी चकाचक कर दी। युद्धरत सैनिकों किसी मुस्तैदी और आपसी सामंजस्य से बिना किसी शोर शराबे के मिशन पूरा हुआ और सारी गाड़ियां, मशीनें, कर्मचारी वापस। ना किसी अफसर को अपने मातहत कर्मचारियों पर झींकते डांटते सुना, ना किसी को विले बैठे बीड़ी सिगरेट फूकते। जैसे कॉलोनी में पाइप फटना कोई राष्ट्रीय आपदा थी जिसका देशभक्त जवानों ने मिलकर सामना करना था। और तो और कहीं कोई जोर तक दिखाई नहीं दे रहा था सड़क पर, जैसी चेपियां हमारे यहाँ दिखती हैं सड़कों के गड्ढों की रिपेयर के बाद। कैसा अद्भुत समन्वय दिखा यहाँ के हर विभाग में। जो वस्तु आवश्यक थी इस काम को पूरा करने में, वो समय से पहले ही हाजिर थी। ये नहीं कि गड्ढा खोदकर मजदूर नुक्कड़ पर बैठकर बीड़ी फूंक रहे हैं
इस इंतजार में कि पाइप दुरुस्त करने का सामान अभी तक नहीं पहुंचा, या जल विभाग वाले पानी चालू करके भाग लिए कि हमारा काम तो हुआ, अब बाकी का काम दूसरे विभाग वाले जाने। सड़क टूटी है तो टूटी रहे, मलबा पड़ा है तो पड़ा रहे, हमारा क्या। देखो, बुरा मत मानना यदि मैं ये कहूं कि पहले तो 3-3 दिन तक कोई सुध ही नहीं लेता कि हमारे यहाँ पाइप फटी है। पानी तो राम जी की देन है, बहता है तो बहता रहे। चलो, राम राम करके जल विभाग ने पाइप ठीक भी कर दिया, तो सफाई, मलबा उठाना या गड्ढा भरना उनका काम तो नहीं है। अब इस खुदे गड्ढे में जब तक 2-4 बच्चे ना गिरे, रात को 2-4 दारू पिए रिक्शा वाले रिक्शा समेत इसमें ना गिरे, एक आध गाड़ी इसमें ना फंसे, तब तक क्या मजाल कि सड़क बनाने वालों के कानों में जूं भी रेंग जाए। और सफाई का क्या है जी, हफ्ते 10 दिन में खुद ही सारा मलबा वाहनों के आने जाने से रफा दफा हो जाएगा। पर यहाँ एक बंदा नहीं हिला 3-4 घंटे, जब तक काम पूरा ना हो गया और सड़क पहले जैसी चकाचक ना हो गई। ना कोई शोर, ना कोई शराबा, ना कोई चिक-चिक। और सबसे हैरानी और मजे की बात ये कि कॉलोनी का एक भी बंदा वहां पर मजबा लगाने के लिए नहीं जुटा। किसी कर्मचारी के साथ चिक-चिक नहीं कि तुमने ठीक से काम नहीं किया, मलबा हमारे घर के आगे छोड़ दिया, ये भी कोई बात है। और ना ही किसी तरह की कोई बहसबाजी। पता नहीं कहां से लाते हैं ये अमेरिका वासी इतना सब्र संतोष। मेरा तो मन उछल रहा था कि नीचे जाऊं और पूछूं, भैया कैसे टूट गई पाइप, कब तक ठीक होगी, पानी कब तक आएगा, तुम लोग कैसा रद्दी माल लगाते हो कि ऐसे फट जाती हैं पाइपें, टंकी तक तो होती नहीं तुम्हारे यहाँ। अब पता है, सुबह उठते ही मेरे पति पॉटी ना जाएं तो गैस बन जाती है उनके पेट में, तुम्हारा क्या जाता है, भुगतना तो हमें पड़ता है, आदि आदि आदि। और हाँ, झगड़ा कर भी आती कि तुम लोगों की वजह से हमारी गाड़ी का शीशा टूट गया, पर रिवाज नहीं है ना यहाँ। रिवाज को भी मारो गोली, मैं तो चली भी जाती नीचे, पर सच तो यह है कि बेटे के डर के मारे नहीं गई, नहीं तो लोग उसे ही ताना देते, तुम्हारी मम्मी कैसी गंवार है। बस मन मारकर खिड़की पर टंगी देखती रही उन सबको काम करते, और बस फुट में खींचती रही। बहन शांता। इस कथा का उल्लेख दक्षिण भारत की रामायण में मिलता है, लेकिन ज़्यादातर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस कथा के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। संपूर्ण भारतवर्ष में रामचरितमानस ही बहुधा पढ़ी और सुनी जाती है। यही कारण है कि इसके बारे में लोगों को अधिक ज्ञान नहीं है कि राम के जन्म से पहले राजा दशरथ और कौशल्या को पहली संतान कन्या के रूप में हुई थी, जिसका नाम शांता रखा गया था। राजा दशरथ की पुत्री शांता के बारे में वैसे तो कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु सबसे प्रसिद्ध जो कथा है वह यह है कि एक बार रानी कौशल्या की बहन वर्षिणी अपने पति रोमपद, जो अंग देश के राजा थे, उनके साथ कौशल्या से मिलने आई थीं। दोनों बहनें बातें कर रही थीं, तभी वर्षिणी की दृष्टि शांता पर पड़ी। शांता अपने बचपन में कई शरारतें कर रही थी। उसे देखकर वर्षिणी, जो निसंतान थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी कौशल्या ने बहन से आंसू आने का कारण पूछा। तब वर्षिणी ने कहा, अगर उसे भी शांता जैसी एक बेटी हो जाए तो वह धन्य हो जाए। रानी कौशल्या ने राजा दशरथ को अपनी बहन के दुखी होने का कारण बताया, तो राजा दशरथ ने तुरंत ही शांता को वर्षिणी और रोमपद को गोद देने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार शांता का शेष पालन पोषण वर्षिणी और रोमपद के यहाँ अंग देश की राजकुमारी के रूप में हुआ। शांता विलक्षण प्रतिभा की धनी थी और वह युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य और पाक कला में निपुण थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार अंग देश में बहुत सूखा पड़ा, जिसके कारण प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। अनाज के एक एक दाने को लोग तरस रहे थे। इस समस्या से निपटने के लिए राजा रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए। ऋषि श्रृंग ने उन्हें यज्ञ करने का सुझाव दिया। राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंग से यज्ञ कराया। उसके बाद अंग देश में बरसात हुई और धरती फिर से हरी भरी हो गई। ऋषि श्रृंग से प्रसन्न होकर राजा रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह उनके साथ कर दिया।
शांता अपने पति ऋषि श्रृंग के साथ आश्रम में रहने लगी। कहा जाता है कि सेंगर वंश शांता और ऋषि श्रृंग की संतान से ही आगे बढ़ा है। शांता के विषय में एक और कथा प्रचलित है कि राजा दशरथ की पुत्री शांता के जन्म के बाद अयोध्या में भी बहुत सूखा पड़ा था। प्रजा भूख और प्यास से पीड़ित हो गई। अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए राजा दशरथ ने ऋषियों से परामर्श किया और उनके परामर्श पर अपनी पुत्री का त्याग कर राजा रोमपाद को गोद दे दिया था। अंग देश में अकाल का कारण यह भी बताया जाता है कि एक बार राजा रोमपाद शांता के साथ कुछ बातें कर रहे थे, तभी एक ब्राह्मण भिक्षा मांगता हुआ उनके द्वार पर आया। राजा रोमपद ने अनदेखा कर दिया। उस ब्राह्मण के शाप के कारण भी कहते हैं कि अंग देश में अकाल पड़ा था। शांता को गोद देने के बाद राजा दशरथ को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना थी, इसीलिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराया था। कहा जाता है कि शांता के कहने पर ही ऋषि श्रृंग ने यह यज्ञ किया था, क्योंकि कोई और ऋषि यह यज्ञ करने को तैयार नहीं था। ऐसी मान्यता है कि यह यज्ञ करने वाला ऋषि अपने जीवन भर की सारी तपस्या की जो ये यज्ञ करता था, वह ऋषि अपने जीवन भर की सारी तपस्या की उसे आहुति देनी पड़ती थी। इस यज्ञ के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई और ऋषि श्रृंग इस यज्ञ के बाद हिमालय को चले गए। ऐसी भी मान्यता है कि एक बार माता कौशल्या को शांता की बहुत याद सता रही थी। जब श्री राम ने माँ के दुखी होने का कारण पूछा, तब माता कौशल्या ने शांता के बारे में बताया। उसके बाद श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न बहन शांता से मिलने गए और उन्हें अपनी बहन का स्थान दिया। शांता का एक मंदिर हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में नियमित रूप से शांता देवी की पूजा की जाती है और दशहरे के अवसर पर भव्य उत्सव होता है। धन्यवाद। सन 69, 70, 69, 70 की ईद का मौसम था, ईद का दिन था और हमारे पापा ने हमसे कहा कि चलो मीना कुमारी के यहाँ चलते हैं। हम आपको थोड़ा सा इसमें वो दे दे रेफरेंस। पापा फिल्मों से जुड़े थे। इंसाफ का तराजू, साजन बिना सुहागन, आज की आवाज़, ये सब उन्हीं की लिखी हुई हैं। तो उनका फिल्म लाइन से काफ़ी मतलब लोगों का आना जाना था। बहुत घरेलू संबंध थे मीना कुमारी से। उनसे तो खैर वो जब जाती थी मम्मी के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ गिफ्ट लाती थी। तो पापा ने कहा कि चलो आज उनके यहाँ चलते हैं, उनको ईद मुबारक करने। तो हम लोग सब गए। तो अच्छा, ये वो ज़माना था जब हम रहे होंगे करीब 9, 10, 11 साल के रहे होंगे। तो रंग हमारा सबसे सांवला था हमारे घर में। हमारे घर में सब गोरे थे, हम बहुत सांवले थे। तो बहुत कॉम्प्लेक्स था अंदर हमारे मन में रंग को लेके। बहरहाल था तो था, क्या करते, दुखती रग थी हमारी। फिर हुआ ये कि हम लोग उनके घर गए तो बीमार चल रही थी। बीमार मतलब शूटिंग से लौटी थी, लेकिन अपने कमरे में थी। डॉक्टर उनके देखने आए थे उनको, फैमिली डॉक्टर उनके। तो हम लोग थोड़ा बाहर बैठे रहे। जब डॉक्टर साहब चले गए तो हम लोग गए उनसे मिलने। तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मेकअप में थी, सफ़ेद शरारा पहने हुए, सुनहरी बाल और तकिए पे लेटी हुई, इतनी खूबसूरत लग रही थी। हम तो बस देखते रह गए उनको। तो बैठे, बात हुई। पापा ने मिलाया सबसे कि हमारे भाई, मम्मी को तो खैर जानती थी, हमसे मिलाई, हमारी बिटिया है। सब बात करते रहे पापा उनसे। वो थोड़ी थोड़ी देर में हमारी तरफ देखती हैं और फिर बात करती रहती पापा से। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर थोड़ी देर बाद उनसे नहीं रहा गया शायद। तो बोली, कुमार साहब आपकी बिटिया का रंग बड़ा प्यारा है। अब आप ये सोचिए कि मीना कुमारी ने हमारे रंग की तारीफ कर दी तो कैसा कॉम्प्लेक्स, कहाँ का कॉम्प्लेक्स, सब खत्म। तो ये किस्सा बचपन का था और पापा हमेशा बताते थे कि ये उनकी आदत में शुमार था। ये उनकी आदत थी कि जब भी किसी से मिलती, कोई भी उनसे मिलता, तो हमेशा अपने आप को थोड़ा ऊंचा उठ जाता अपनी नज़र में वो इंसान। शूटिंग कर रही होती तो एक मामूली से स्पॉट बॉय से कहती, अरे जुम्मन मियाँ पान नहीं खिलाओगे क्या? अब जुम्मन मियाँ बेचारे एक स्पॉट बॉय, उनसे मीना कुमारी पान मांग रही हैं तो उनके तो वारे न्यारे हो गए। तो इस तरह से उनकी ये आदत थी कि वो हर किसी को
अपने व्यक्तित्व की लकीर के आगे उसकी लकीर को थोड़ा और बड़ा बना देती थी, जिससे जब वो इंसान हटता था वहाँ से तो अपनी नज़र में और ऊंचा उठ जाता था। एक बात और बताना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छी शायरा भी थी, ये शायद बहुत लोग जानते होंगे। उनका एक एल्बम निकला था, क्या था, उन्होंने एक एल्बम निकाला था, नाम नहीं याद आ रहा हमको उसका, बचपन में आया था हमारे यहाँ। तो उसमें उनकी नज़में थी बहुत सारी, उनके शेर थे जो हमने रट लिए थे, और उसमें से एक हम आपको सुना देते हैं जो उनकी लिखी हुई थी नज़्म। उसके 2-3 अर्थ शब्दों के आपको बता देते हैं, मुश्किल शब्द, जैसे माजी मतलब पास्ट होता है, अतीत, शिगाफ यानी कुआं, और सनलाह मतलब लोहे जैसी, लोहे के समान। जी हाँ, चांद तन्हा है उनका जी। तो उनकी नज़्म सुना रहे हैं। मेरा माजी मेरी तन्हाइयों का ये अंधा शिगाफ, मेरी सांसों के साथ मेरे साथ चलता रहा, जो मेरी नब्ज़ की मानिंद मेरे साथ जिया, जिसको आते हुए जाते हुए बेशुमार लम्हे अपनी सल्लाह उंगलियों से गहरा करते गए। किसी की ओख पा लेने को लहू बहता रहा, किसी को हम नफस कहने की जुस्तजू में रहा। कोई तो हो जो बेसाख्ता उसको पुकारे, तड़प के पलटे अचानक उसे पुकार उठे, मेरे हमशाख, मेरी उदासियों के हिस्सेदार, मेरे अधूरेपन के दोस्त, मेरे अकेलेपन, तमाम जख्म जो तेरे हैं मेरे दर्द तमाम, तेरी कराह का रिश्ता है मेरी आहों से, तू एक मस्जिद वीरान है मैं तेरी अज़ां जो अपनी ही वीरानगी से टकरा कर ढकी छिपी हुई बेवा ज़मी के दामन पर पढ़े नमाज, खुदा जाने किसकी सजदा करे। की एक अनमोल धरोहर है, इसकी देखभाल हमें हर कीमत पर करनी है। माना कि हार जीत जीवन का एक अभिन्न अंग है, फिर भी जीवन को एक जुआ समझकर खेलना घातक सिद्ध हो सकता है। आज के इंसान की सोच में बदलाव आया है, उसके जीवन यापन का तरीका बदला है। व्यस्तता भरे जीवन में हर दूसरा इंसान तनावग्रस्त है। क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, इन प्रश्न चिन्हों को हर जगह बेवजह लगा देने से हम स्वयं अपने जीवन को असहज बना लेते हैं। मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया था, उन्होंने तो उठाया ही नहीं। अब मैं क्यों फ़ोन करूं? मैं सबके साथ एडजस्ट करता हूं या करती हूं, मेरे साथ तो कोई नहीं करता है। फिर से हम मानसिक तनाव में आ गए और सोचने लगे इस तरह तो ये लोग मुझे फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। इनमें उतनी ताकत नहीं, या उनकी सोच उन्हें सहज होने से रोक रही है। आपकी इस तरह की सोच आपको सबल और सहज बना देगी। आप अपने तरीके से सोचिए। असहजता की स्थिति उभरने के लिए इन प्रश्न चिन्हों को छोड़कर प्रसन्नचित्त रहने में ही लाभ है। स्वयं सहज बनें और दूसरों को भी आप सहज बनने दें, तभी जीवन आनंदमय हो सकता है। आज हर इंसान अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आनंद की खोज में लगा है। आनंद की परिभाषा हर व्यक्ति की अलग अलग है। किसी को गृहस्थ में आनंद, किसी को सत्संग कीर्तन में आनंद, किसी को तीर्थ यात्रा में आनंद मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपूर्णता का एहसास फिर भी बना ही रहता है। हम ये नहीं समझ पाते कि आनंद की प्राप्ति के लिए जीवन की गति और विचारों की गति को नियंत्रित करके संतुलित करना बहुत आवश्यक है। मन विचारों के पंख लगाकर उड़ता ही रहता है, जीवन की गति साथ नहीं देती, तो ऐसे में समस्या तो उत्पन्न होगी ही। जीवन गतिशील है, शाश्वत प्रवाहशील है, इसमें निरंतरता है, चलना ही जीवन का लक्ष्य है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन बहुत देर तक चलने के बाद थोड़ा रुकना भी सुकून देता है, पुनः ऊर्जा पाने के लिए आवश्यक भी है। इस ठहराव के समय मन को नकारात्मक विचारों से हटाकर सही दिशा में मोड़ा जा सकता है।
मन की अनावश्यक दौड़ पर लगाम लगाना कठिन है, लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं है। अपनी सकारात्मक सोच के द्वारा हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं, इसलिए मन के विचारों का जीवन के साथ सामंजस्य बिठाना बहुत आवश्यक है। जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो हम सारे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इससे ठीक विपरीत नकारात्मक सोच से नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। वास्तव में आज आवश्यकता है हमारे संकल्पों, विचारों एवं सोच में परिवर्तन की। मन की उचित एवं सार्थक गति पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। हम अपने मन के स्वयं मालिक हैं। जैसे बगीचे का माली अपने पेड़ पौधों को काट छांट कर बगीचे को स्वच्छ और सुंदर बनाता है, उसी तरह हमें भी अपने मन के मैल और बुराइयों को बाहर निकालना होगा। मन को साफ सुथरा और सहज बनाना है, क्योंकि सहज जीवन ही आनंदमय हो सकता है। शरीर और मन की गति का संतुलन बनाए रखना लक्ष्य प्राप्ति में भी सहायक सिद्ध होता है। जितना जल्दी हो सके मन की लगाम अपने हाथों में ले लें और एक संयमित जीवन सकारात्मक सोच के साथ जीना सीखें। इसी में मनुष्य जीवन का सुख छिपा है और यही सच्चे अर्थों में जीवन की सार्थकता है। धन्यवाद। हर एक खोने में तेरी याद आती है। ये जो शेर है ये हमारे यहाँ जो इंडिया से यहाँ पे आए हैं हम अमेरिका कनाडा में, तो उसी के रिगार्डिंग है। हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है, नमक आँखों में घुल जाने में तेरी याद आती है। हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है, नमक आँखों में घुल जाने से तेरी याद आती है। तेरी अमृत भरी आहों को क्या मालूम गंगा माँ, तेरी अमृत भरी आहों को क्या मालूम गंगा माँ। समुंदर पार वीराने में तेरी याद आती है। थैंक यू। अब उसकी कविता है, ये भी जो आजकल का है जो सिस्टम चल रहा है उसी के ऊपर है कि लोग कैसे कैसे हैं, वो उसी के ऊपर है। इतनी रंग बिरंगी दुनिया, इतनी रंग बिरंगी दुनिया, दो आंखों में कैसे आए। इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो नैनों में कैसे आए। हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ में कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी दुनिया, इतने उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे। इतने उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले से। इतने चतुर मिले जो मन से सहज सरल बोले बाले थे। ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। सोने के घट में पानी पीते थे। जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे निकले। जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे निकले। जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे निकले। जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे निकले। जिनको पतवारों सौंपी थी बबरों के वो सूद खोर थे। जिनको पतवारें सौंपी थी बबरों के वो सूद खोर थे। जिनको बबर समझ बैठा
आखिर वहीं किनारे निकले। हम मंजिल तक कैसे पहुंचे, हम मंजिल तक कैसे पहुंचे, जिनको खुद रास्ता भटकाए। इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो नैनों में कैसे आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। का शीर्षक है यात्रा अंतर्मन की। अथा नभ असीमित धरा, क्षितिज मध्य विचरते असंख्य जन, विभिन्न प्रकृतियां स्वभाव अभिन्न, अनजान गंतव्य राह अनगिनत, यात्रा अंतर्मन की स्वयं की खोज, खींचे एक दिशा में एक राह हर रोज, खींचे एक दिशा में एक राह हर रोज, संबंधों के जाल मिट्टी के बुत, लिपटे नातों में सबके अपने हित, प्रारब्ध का चक्र दुनिया का खेल, जाने अनजाने सब पूर्व नियत मेल, जाने अनजाने सब पूर्व नियत मेल, तोड़े माया के जाल, तोड़े माया के जाल, एक बैरागी सोच, यात्रा अंतर्मन की स्वयं की खोज, खींचे एक दिशा में एक राह हर रोज, खींचे एक दिशा में एक राह हर रोज, यात्रा स्वयं से स्वयं तक, यात्रा स्वयं से स्वयं तक, निर्वाण अलौकिक अद्भुत, निर्वाण अलौकिक अद्भुत, ना बंधन ना पीड़ा, निरंतर अथक, ओंकार निराकार परब्रह्म की ललक, संपूर्णता नीरवता फिर अनंत मौज, यात्रा अंतर्मन की स्वयं की खोज, खींचे एक दिशा में एक राह हर रोज, खींचे एक दिशा में जब ये मेरा क्वेश्चन नहीं था, बट जनरली मैंने सुना है लोगों से ये बोलते हुए कि भाई जब ये महाभारत बोला जा रहा था तो ऐसा क्यों था कि ये संवाद सिर्फ अर्जुन और कृष्ण के बीच में हुआ। ये जो क्वेश्चंस था, ये जो एंग्जाइटीज आई, ये सिर्फ अर्जुन को क्यों आई, किसी और को क्यों नहीं आई? इतने सारे लोग थे, इतने महानुभाव, इतने दिग्गज लोग थे। तो उस पर मैंने एक बहुत ही अच्छी ओशो की व्याख्या पढ़ी और ओशो ने लिखा, उसको मैंने कविता के फॉर्म में चेंज करा है। तो इंसान जब धरती पर आता है, इंसान जब धरती पर आता है तो कर्म के साथ अपना धर्म भी पाता है, वो धर्म जो उसे उसके पुरखों ने दिया है। पैसे, परिवार के साथ सोच का दायरा भी निर्धारित किया है। ऑफ कोर्स लेबल्स तो मिलते हैं हमें, लेबल्स और रिलीजन वगैरह सब डिसाइडेड हमें दे दिया जाता है। तो मनुष्य वो रोज पढ़ता है गीता और सदके करता है कुरान के, बाइबल के सारे वर्स रहते हैं उसकी जुबान पर। जो जानने योग्य है सब है उसे मालूम, जो जानने योग्य है सब है उसे मालूम, इंटेलेक्चुअल और जीनियस का तगमा पकड़कर जिंदगी में है सब सुकून। अब युधिष्ठिर की बात करते हैं। तो युधिष्ठिर एक ऐसा ही धार्मिक है जिससे उसका धर्म हमेशा सच बोलने को कहता है, पर यही धर्म उसको जुआ खेलने, युद्ध करने, पत्नी को दांव पर रखने को भी हामी भरता है। देता है ये धर्म उसे दो चेहरे, देता है ये धर्म उसे दो चेहरे। और मजेदार बात तो ये है कि युधिष्ठिर खुद इससे अनजान बना फिरता है। क्यों हो उसे कोई प्रश्न, क्यों हो उसे कोई प्रश्न, क्यों हो उसे कोई विषाद, जब सब कुछ है झूठ, बस उसका सच सिर्फ यथार्थ। इसके ऑपोजिट जो अर्जुन है, इसके उलट अर्जुन युद्ध को तैयार तो है, लाइक फिजिकली वो पूरी तरह से तैयार है, बट मेंटली बहुत विचलित है। तो इसके उलट अर्जुन युद्ध को तैयार पर विचलित हुए खड़ा है। ये कैसा धर्म सीखा उसने जो उसके अपनों को मारने को ही अड़ा है? बढ़ने नहीं देते आगे उसे युद्ध में ये तीर जैसे प्रश्न, बढ़ने नहीं देते उसे युद्ध में
ये तीर जैसे प्रश्न, अपनों को मारकर कोई क्यों और कैसे मनाए आखिर जश्न। यही प्रश्न उसको दूसरों से अलग बनाता है। ये जो उसके अंदर का टर्बुलेंस है, जो एंग्जाइटी उसके अंदर की चल रही है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, यही प्रश्न उसको दूसरों से अलग बनाता है। खुद का धर्म तो तभी ढूंढ पाए जब इंसान अंदरूनी क्रांति से पार आगे जाता है। अर्जुन की जो तकलीफ है, अर्जुन की तकलीफ उसको आगे बढ़ने की हौसला अफजाई करती है। अर्जुन की तकलीफ उसको आगे बढ़ने की हौसला अफजाई करती है, क्योंकि जिसके हिस्से में विषाद आया उसके हिस्से में मोक्ष के रास्ते भी आएंगे। जिसके हिस्से में विषाद आया उसके हिस्से में मोक्ष के रास्ते भी आएंगे। जिसके हिस्से में विष आया है तो उसके हिस्से में शिव भी तो आएंगे। एक छोटी सी गज़ल है, समय के अनुसार मैं कुछ और पढ़ने वाली थी। खैर, रिश्ते बदलते हुए देखे आपने तो उस पे ये छोटी सी गज़ल है। जाने ये रिश्ते क्यों चेहरा अपना बदलते हैं, जाने ये रिश्ते क्यों चेहरा अपना बदलते हैं, वही दूर होते हैं हमसे जो साथ साथ चलते हैं। वही दूर होते हैं सरस जी, वही दूर होते हैं हमसे जो साथ साथ चलते हैं। भूल जाते हैं जिन्हें पल भर में गैरों की तरह प्रीति, भूल जाते हैं जिन्हें पल भर में गैरों की तरह, भूल जाते हैं जिन्हें पल भर में गैरों की तरह, वो ही नाम पत्थरों के साथ लिखे मिलते हैं। देते हैं भरोसा वफा का कर कर के हजार वादों को, देते हैं भरोसा वफा का कर कर के हजार वादों को, उन्हीं की वफाओं के पन्ने अक्सर खाली मिलते हैं। खुश कैसे होगा। एक मोहतरमा हमसे मिलने आई, एक मोहतरमा हमसे मिलने आई, कुछ अपनी दास्तां सुना गई, कुछ हमारे भी सुन गई। जाते जाते ये सवाल पूछ गई, जाते जाते ये सवाल पूछ गई, ऐसे बिखरे हालतों में तुम खुश कैसे हो भाई, ऐसे बिखरे हालतों में तुम खुश कैसे हो भाई। हमने कहा खुश क्यों न हो भाई, हमने कहा हम खुश क्यों न हो भाई, इस बिखरे हुए लम्हे ही हमें जिंदगी के राज जो सिखा गए, ये बिखरे लम्हे ही हमें जिंदगी के राज सिखा गए। शायद ये राज इंस्टा की चौखट में नहीं बैठते, शायद ये राज इंस्टा की चौखट में नहीं बैठते, ना ये बैठते हैं फेसबुक की लाइक में, इसलिए शायद आप वाकिफ नहीं है उनसे, इसलिए शायद आप वाकिफ नहीं है उनसे। देखा जाए तो ये राज पीढ़ियों के बंदिशों से भी परे हैं, देखा जाए तो ये राज पीढ़ियों की बंदिशों से भी परे हैं। हौदा बंगला गाड़ी शान और शौकत की जंजीरों से भी दूर है, हौदा बंगला गाड़ी शान और शौकत की जंजीरों से भी दूर है। हमने ये राज सीखने की बहुत कीमत चुकाई है, हमने ये राज सीखने की बहुत कीमत चुकाई है। उन चौखटों से बाहर सोचने की ज़रूरत की है, उन चौखटों से बाहर सोचने की ज़रूरत की है। थोड़ा लंबा समय लगा तो ज़रूर, थोड़ा लंबा समय लगा तो ज़रूर, पर मेहनत रंग लाई है हुजूर। सदियों के बाद वो दिल खोल के हंसना, उभरती कलियों को मुस्कुरा के देखना, ये रंग ये मुस्कान और आज़ादियों की इन पंखों की उड़ान, दिल से चाहते हैं आप भी उन रंगों से वाकिफ़ हो जाए, दिल से चाहते हैं आप भी उन रंगों से वाकिफ़ हो जाए, आपकी भी झोली इन खुशियों से भर जाए, आपकी भी झोली उन खुशियों से भर जाए। न फिर ये सवाल होंगे न जवाब, न फिर ये सवाल होंगे न जवाब, जिंदगी असल में होगी लाजवाब। इस दुनिया में कदम रखने में थोड़ी दिक्कत तो होगी ज़रूर, इस दुनिया में कदम रखने में थोड़ी दिक्कत तो होगी ज़रूर, मगर डरिएगा नहीं, मगर डरिएगा नहीं, आपका हाथ थामने हम है ना हुजूर, आपका हाथ थामने हम है ना हुजूर। जब तक चलेगी ज़िंदगी की सांसें, जब तक चलेंगी ज़िंदगी की सांसें, कहीं प्यार कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंतर्मन से तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा,
कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा। कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा। कहीं बनेंगे पराए रिश्ते भी अपने तो कहीं अपनों से ही खिंचाव मिलेगा। कहीं होंगी खुशामदे चेहरे पर, कहीं होंगी खुशामदे चेहरे पर तो कहीं पीठ पे बुराई का घाव मिलेगा। तू चला चल राही अपने कर्म पथ पे, तू चला चल राही अपने कर्म पथ पे, तेरा जैसा भाव है वैसा प्रभाव मिलेगा। रख स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श तू, रख स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श तू, अवश्य जिंदगी को पड़ाव मिलेगा। दिल पे लगी राकेश जी, कभी दिल पे लगी, कभी दिल को छू जाए। हर वो लम्हा जो आँखों में उतरे, पलकों से बह जाए, बहते बहते ये एक ताल में समा जाए। वक्त के साथ चलते चलते ये ताल फैले और गहरी होती चली जाए। धन्यवाद। कभी हवाएं ऐसी चलें जिसके साथ बहता चला जाता हूँ, पहुँच जाता हूँ योगेश जी, पहुँच जाता हूँ कैसे छोर पे, तेज़ भंवर में फंस जाता हूँ। इस भंवर में फंस के मैं ताल में बहुत गहरा उतर जाता हूँ। दुर्गंध से बोझल प्रीति जी, दुर्गंध से बोझल कहीं कंटीले झाड़ों में फंस जाता हूँ। बड़ी कठिनाई से बाहर निकलते निकलते लहू लुहान सा हो जाता हूँ। बड़ी कठिनाई से निकलते निकलते बाहर लहू लुहान सा हो जाता हूँ। जिस पेड़ की शाखों में, जिस पेड़ की शाखों में उसकी जड़ सामने प्रकट होती है। जड़ भी जिंदा है जब तक पेड़ की एक शाख भी हरी होती है। जड़ अभी जिंदा है जब तक पेड़ की एक भी शाख हरी होती है। कहती है ये मुझसे घाव तो तू झेले पर पीड़ा तो मुझको होती है। घाव तो तू झेले पर पीड़ा तो मुझको होती है। क्यों चला आता है तू यहाँ ताल के इस छोर पे, डांट के मुझसे ये पूछती है। कहता हूँ माते ये तो हवाओं का रुख है जो मुझे यहाँ खींच लाता है, वरना यहाँ इस छोर पे आने में मेरी मर्जी कहाँ होती है। कहती है मुझ समझाते हुए मुझको इस ताल को साफ करो, वरना सब और प्रदूषण फैलेगा। धीरे धीरे मीठा सब खत्म हो जाएगा, कड़वा चहुं ओर फैलेगा। निकाल फेंको कंटीले झाड़ों को, रुका हुआ है कब से, अब इसे बहना ही होगा। बह जाने दो इसे समंदर में, वरना ये ताल तो दुर्गंध से बोझल ही रहेगा। आने दो बारिश को, पुराना बह जाने दो, नए को इसमें समाना होगा। फिर असंख्य कमल पुष्प खिलेंगे, हंसों के जोड़े इसमें विचरण करेंगे। नीली गहरी स्वच्छ ताल पे महबूब महबूबा के जोड़े मस्ती में झूमेंगे। तेरे बीते दिनों के साथी हंसते गाते मुस्कुराते हुए सजी महफिलों में यहीं मिलेंगे। स्वच्छ नीली गहरी ताल पे तू फिर जवानी के शिखर पे होगा। तेरी महबूबा का हाथ तेरे हाथों में होगा। इस ताल का नाम फिर आनंद ताल होगा। जिस राह को समझ बैठे थे तू तन्हा तन्हा, वहाँ तेरे सब मीत मिलेंगे। मधुर संगीत सुनेंगे, मनमीत मिलेंगे। तेरी सुंदर यादों की ताल और नाम होगा आनंद ताल। तुम मिले, तुम्हें देख कर लगा ज्यों छले गए हो किसी से। बहुत गिले हैं तुम्हें जिंदगी से, तुम्हारी उदासियों की बर्फ पिघलाने को तुम्हें बढ़कर गले लगाया। अपनत्व की झप्पी दी कि दे सकूं जरा सी राहत तुम्हारी बेजारियों को। तुम्हारे टूटे हौसले को दे सकूं जरा भर टेक। तुम जब भी मिले सच को छिपाने को एक खुशनुमा चेहरा ओढ़ कर मिले। न तुमने कभी बताया, न मैंने कभी पूछा, न जताया। धीरे धीरे तुम्हें टेक रास आने लगी और तुम आश्वस्त होने लगे। बदलियों सी छटने लगी तुम्हारी उदासियां
तुम्हारे चेहरे पर इत्मीनान और चलने फिरने में विश्वास झलकने लगा। तुम्हारा संवरना बताने लगा था कि अब तुम करने लगे हो खुद से प्यार। तुम्हारा सकारात्मक परिवर्तन अब मिलाने लगा था औरों के हाथों से हाथ। यकायक तुम्हारे कदमों ने इस तरह तेज की रफ्तार, कोई अवसर चूक न जाए हाथ से, और तुम टेक को वही छोड़कर नई चोट के लिए शामिल हो गए अंधी दौड़ में। सन्नाटे की चीख। धुएं में डूबी थी सड़कें और गलियां, धुएं में डूबी थी सड़कें और गलियां। सन्नाटा चीख रहा था धीरे धीरे। दिल्ली की हवा कांप उठी जब मासूमों की सांसें थम गई अचानक। बिना किसी कसूर, बिना किसी वजह, सिर्फ नफरत की अंधी आग में। कौन सा दिल सिखाता है बारूद की राह, कौन सा दिल सिखाता है बारूद की राह। कौन सी सोच छीन लेती है जिंदगी की चाह। उमंगों और भाईचारे में बसता है ये देश, फिर किसके इशारे पे कठपुतली बन बैठे हैं कुछ लोग। एक माँ की गोद आज खाली है, एक पिता की आंखें सूख चुकी हैं। एक बच्चा पूछता है, क्या मैं कल भी स्कूल जाऊंगा। खूनी होली ने शर्मिंदा कर दी बहार, इंसानियत ही हो गई लाचार। पर हम डर के आगे सिर नहीं झुकाएंगे, पर हम डर के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। नफरत के सामने दिल नहीं हारेंगे। हम हाथ नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे का, क्योंकि देश की ताकत भीड़ में नहीं, दिलों की एकता में है। आज हम शोक भी मनाएंगे और साथ ही एक दीप भी जलाएंगे, उम्मीद का, शांति का और मानवता का। इस दीप की रोशनी ये संदेश देगी, हम टूटे नहीं हैं। इस दीप की रोशनी ये संदेश देगी, हम टूटे नहीं हैं। हम जाग चुके हैं, हम जाग चुके हैं, हम जाग चुके हैं। आप सभी को मेरा सादर नमन। आज आपको एक स्वरचित लघु कथा सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है जादू। आशा है आपको पसंद आएगी। अम्मा, भाभी ने तो भैया को अपने पल्लू से ऐसे बांध रखा है, बस कोई दिन जा रहा है कि अरे क्या करूं, माना ही नहीं तेरा भाई। एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे, गाड़ी बंगले समेत, पर ना जी इसे तो यही पसंद आनी थी। बार बार यही कहता रहा, माँ बहुत सीधी और अच्छी लड़की है, तेरी खूब सेवा करेगी, और देख मच्छी भी नहीं खाती, बिल्कुल हमारे जैसी है। जाने क्या जादू किया है इस बंगालन ने। सुधीर का पारा 7वें आसमान पे पहुंच गया। अम्मा को शायद मालूम ना था कि वो ऑफिस से जल्दी घर आ गया था और कमरे में बैठा सब सुन रहा था। गुस्से में तमतमाता दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, अम्मा भी हद करती है, तुम भी पता नहीं कब से कितने दिनों से ये सब चुपचाप सहन कर रही हो। बस बहुत हुआ, सामान बांधो, हम अब एक पल भी यहाँ नहीं रहेंगे। मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। मिताली ने बड़े प्यार से सुधीर का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, चलेंगे, इतनी जल्दी क्या है, बस थोड़ा समय और दीजिए। बंगालन हूँ, अभी माझी पर भी तो जादू करना बाकी है। लड़की का बाप बोला दूल्हे से, लड़की का बाप बोला दूल्हे से, देखिए श्रीमान न बनिए बुद्धिमान, देखिए श्रीमान न बनिए बुद्धिमान। दुल्हन भी लीजिएगा और दहेज भी, दुल्हन भी लीजिएगा और दहेज भी। कैसी है निराली बात, कैसी है निराली बात, किसी एक को ले जाइए साथ, कैसी है निराली बात, किसी एक को ले जाइए साथ। कम न था दूल्हा, कम न था दूल्हा, वो तपाक से बोला, कम न था दूल्हा, वो तपाक से बोला, दहेज ही दीजिए, दहेज ही दीजिए, दुल्हन रहने दीजिए, दहेज ही दीजिए, दुल्हन रहने दीजिए। मुझे सिर्फ चाहिए दहेज, वरना शादी से करता हूं परहेज। हाँ। एक और छोटी सी, जब ऐसी शादियां हो जाती हैं तो क्या होता है। अब ये उस स्त्री के शब्द हैं जिसकी ऐसी शादी हुई। सास ससुर चाहते थे रुपए, कहते थे हमारी भी बिटिया है। सास ससुर चाहते थे रुपए, कहते थे हमारी भी बिटिया है।
पतिदेव नाखुश, पतिदेव नाखुश, कैसा दीवान, ससुर ने दी टूटी खटिया है। देवर भी धिक्कारता था, देवर भी धिक्कारता था, मेरे अहम को ललकारता था, देवर भी धिक्कारता था, मेरे अहम को ललकारता था। मैं भी भारत की नारी थी, मैं भी भारत की नारी थी, मेरे भीतर भी चिंगारी थी, मैं भी भारत की नारी थी, मेरे भीतर भी चिंगारी थी। उन्हें तो कुछ न किया, उन्हें तो कुछ न किया, तो क्या खुद को ही जला ली। अपने भीतर से होके आया हूं, अपने भीतर से होके आया हूं, लगता है कुछ पाके आया हूं। काटूंगा वही फसल अपनी जो कल मैं बो के आया हूं। धो डाले मलाल दिल के सभी, धो डाले मलाल दिल के सभी, नफरतों को सुखा के आया हूं। और क्यों करूं बुराई किसी की, क्यों करूं बुराई किसी की, मैं खुद सुधर के आया हूं। मैं खुद सुधर के आया हूं। और मैं कौन हूं है अब पता मुझे, मैं कौन हूं, मैं अब कौन हूं है पता मुझे। पूरा शहर घूम के आया हूं, पूरा शहर घूम के आया हूं। उपस्थिति को मैं पुनः नमन करती हूँ। हर बार की तरह इस बार की मासिक गोष्ठी भी बहुत बढ़िया रही, एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनने को मिली। ये क्रम यूं ही बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम सब साहित्य प्रेमी अधिक से अधिक संख्या में आएं और अपने मित्रों को भी संस्था की गतिविधियों के बारे में अवगत कराएं और भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। आज के जलपान की स्पॉन्सर थी हमारी शैलजा जी, उनके लिए जोरदार तालियां। अगली बारी कोई स्पॉन्सर करना चाहे तो अपना, वाह बहुत बढ़िया। सरस जी के लिए अग्रिम आप करना, चलिए सर सरस जी आपका, उसके बाद हम अंकिता है, अंकिता जी अगली बार की स्पॉन्सर हैं। अग्रिम तालियां। दिसंबर में होगा, जनवरी में हमारा फंक्शन है, फरवरी आपका हुआ, तो सरस जी अगला आपका हुआ, उनके लिए अग्रिम तालियां। तो जैसा कि शैलजा जी ने बताया कि इस वर्ष भी हर वर्ष की तरह हम 10 जनवरी को भारतीय कौंसलावास के साथ मिलकर विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी आपको फ्लायर द्वारा हिंदी राइटर्स गिल्ड के व्हाट्सएप ग्रुप में और निजी ईमेल में दी जा चुकी है। ये एक भव्य आयोजन होता है जिसमें एक बड़ा हॉल बुक किया जाता है और विजेताओं को सर्टिफिकेट्स और पुरस्कार राशि दी जाती है और जलपान का भी बढ़िया व्यवस्था की जाती है। ये सब निशुल्क होता है और जैसा आप जानते हैं कि हिंदी राइटर्स गिल्ड एक दानार्थी संस्था है, यहाँ अधिकांश कार्य निशुल्क ही होते हैं। संस्था आपके दिए हुए आर्थिक सहयोग से अपने कार्यक्रम करती है, अतः आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। कृपया दान के लिए hindywg@gmail.com का उपयोग करें। ये एक डायरेक्ट डिपॉजिट आईडी है। $50 से अधिक राशि को हम टैक्स रिसीव भी देते हैं और यदि ये करने में किसी को असुविधा हो तो यहाँ गोष्ठी में भी आप अपनी दान राशि शैलजा जी को दे सकते हैं। हिंदी हमारी धरोहर है, इसकी आन बान और शान को बनाए रखना न केवल हमारा साझा संकल्प है अपितु उत्तरदायित्व भी है। इसी के साथ आज की सभा का समापन होता है। फिर मिलेंगे अगले माह इसी समय इसी जगह। तब तक अपना ख्याल रखिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।